हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बौद्ध युक्ति क्लासेस में स्वागत है। आज जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा और इसमें हम समान बातों को ध्यान में रखकर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। जो आप रियल टाइम पर जब आंसर लिखते होंगे उस दौरान आपको फील होता होगा या इस प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे होंगे अभी। और यह वीडियो जितना इम्पोर्टेंट 71 बीपीएससी के लिए है, अभ्यर्थियों के लिए, उससे कहीं अधिक इससे आगे एग्ज़ाम जो देंगे बीपीएससी उनके लिए भी है। तो सभी अभ्यर्थी देख सकते हैं इसे और इसको बहुत बेहतर तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते। 72, 73, 74, अगर इसके आगे आप लोग और भी तैयारी करना चाहते हैं, टारगेट लेके चल रहे हैं, तो आप ज़रूर इसको अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिए और इसमें जो बातें बताई जा रही है समान तरीके से उसको क्या करना है, उत्तर लिखते वक्त ध्यान में रखनी है, ताकि आप बेस्ट आंसर जो राइटिंग स्किल है उसको डेवलप कर पाए और कम समय में आप बेहतर चीज़ों का आउटपुट ले पाए। क्योंकि देखिए, मेंस में बार बार बोलता हूँ, पीटी में क्या होता है, पीटी में आपको केवल एक कट ऑफ पार करना होता है। उसमें आप मान लीजिए कट ऑफ आपका 91 है तो 91 आपका है तो आप, या 91 पर भी हैं तो आप अगले राउंड के लिए हैं। पर यहाँ पर जब मेंस की हम बात करते हैं ना, मेंस की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसमें जितना मैक्सिमम नंबर आपको आएगा आपकी सीट उतना ही पुख्ता होती जाएगी। और मेरा यह पर्सनल मानना है कि अगर मेंस में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं ना, तो इंटरव्यू के दौरान आपको जो घबराहट होती है या जो रिज़ल्ट इंटरव्यू के बाद जो प्रभाव देता है, बोर्ड के जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं और बोर्ड मेंबर के द्वारा जो प्रश्न किया जाता है उसका जो आउटपुट निकल कर आता है, उन सारी चिंताओं से मुक्त हो जाइएगा जब मेंस में आपके मैक्सिमम आने के चांसेस रहेंगे। तो मेरा पर्सनल यह मानना है, सभी के अपने अपने राय होते हैं, जितनी मेहनत करनी है, जितनी बेहतर मेहनत करनी है या जितना क्षमता आपके अंदर है उससे 100% से भी ज़्यादा एफर्ट आप लगाइए। इसमें जितना हो सके एफर्ट लगाइए इस पर। अगर यह इस राउंड को बेहतर तरीके से सेफ जोन की तरह क्रॉस कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में बहुत कष्ट कम होगा और अच्छे पदों पर आपकी चयन होगी। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यह समझिए कि इसके मुद्दे क्या है, इसके किस प्रकार की समस्या आपके सामने आएगी, या जब भी मेंस आंसर राइटिंग लिखने जाएंगे बेहतर, उससे पहले क्या ध्यान रखना है, किन किन बातों को आप अपने रिमाइंडर में याद रखिएगा जहां से आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या याद रखना है, नंबर 1 पर यह समझना कि क्यों और कहां हम इसमें गलती कर रहे हैं। यह बहादुरी नहीं है कि आप प्रश्न, आप जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है, आप उसका पूरा जो पेज दिया हुआ है उसमें आप लिख कर आए, या लॉन्ग क्वेश्चन लिख जो पूरा पेज दिया हुआ है उसको लिख कर भर कर आ गए हैं। यह बहादुरी नहीं है। नंबर वैसे भी औसत मिलेंगे, तो आपको यह ध्यान रखना हर प्रश्न में, वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, और कितने प्रश्न आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था। आप उसको देखिए कितना प्रभाव वो आपके पूरे रिजल्ट पर रखता है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है ना, यहाँ पर आपको कोशिश करना है इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन उसमें मैक्सिमम नंबर आपको मिले, जो औसत नंबर मिल रहे हैं बच्चों को ना, औसत नंबर। मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन 7 नंबर का है या 8 नंबर का पूछा है, तो इसमें औसत अगर मान लीजिए 3 मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है सभी बच्चों को, औसतन की बात हम कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए इसमें 3.5 या 4 नंबर लाने की, या इससे भी बेटर हो तो 4.5 नंबर ला सकते हैं, शॉर्ट की बात करें। और लॉन्ग में अगर मान लीजिए औसतन सभी बच्चों को लॉन्ग क्वेश्चन में मिल रहा है 38 जो नंबर के पूछे जाते हैं, उसमें से औसतन मान लीजिए 18 से 19 मिल रहा है, तो कोशिश कीजिए यहाँ 20 से 21 प्लस हो तो और भी बेटर है। और जाता है नंबर अधिक, मैक्सिमम नंबर तक पहुंचते हैं जहां तक मिल सकता है, तो क्या प्रयास करना है उसमें उन गलतियों को पकड़ लीजिएगा ना जो नहीं होना चाहिए एग्जाम के दौरान। अगर उन सारी गलतियों को पहले ही सॉर्ट आउट लिस्ट में बना ले और उस पर काम कर ले कुछ दिनों तक, तो ये जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। तो क्या करना, सबसे पहले क्यों और कहाँ हम गलती करते हैं उसको पहले समझिए, उसके बाद आगे क्या स्टेप है। किसी भी प्रश्न को क्यों पूछा जाएगा समझ विकसित करिए। आप जब तैयारी कर रहे होंगे 70 का प्रीलिम से लेकर, उससे पहले आप लगे होंगे, उस दौरान से लेकर अभी तक जब मेंस लिखिएगा,
काफ़ी लंबा वक्त होगा, 1 से 2 साल का वक्त भी हो गया होगा। इस दौरान जब बीपीएससी प्रश्न बना रहा होगा तो ध्यान रखिए उन किन प्रश्नों का चयन कर सकता है, किन टॉपिक का चयन कर सकता है प्रश्नों के तौर पर, इसे ही ध्यान में रखना है। अगर इस टेक्निक को समझ लिए ना तो बहुत हद तक क्या होगा, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और यह सॉल्व बहुत आसान तरीका है, कुछ टेक्निक है जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं, कुछ हिंट्स देता है बीपीएससी हर बार, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस वर्ष का इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन है उसको कवर कर लेना है। वहाँ से प्रश्न होंगे, और प्रश्न होंगे तो उसका दायरा क्या होगा यह भी पता किया जा सकता है, उसकी सीमा क्या हो सकती है, उसके विभिन्न रूप कैसे पूछे जा सकते हैं, विभिन्न रूप किससे तुलनात्मक अध्ययन करा के प्रश्न पूछा जा सकता है। यह सब बहुत आसान है, बस इसे डिकोड कर लीजिएगा, या यूं कहें हम इसे बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा तो आप बहुत ही बेहतर स्टेज में पहुंच जाइएगा। और इसी को समझना है तो वीडियो को हम बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। जो मैंने अभी तक सीखा है आप लोगों को गाइड करते करते सारी चीज़ों को जो मैंने अभी तक गेन किया उसमें, और अपने जो एक्सपीरियंस मुझे अपना पर्सनल बैकग्राउंड का है तो मैं उसके आधार पर बताऊंगा। लास्ट में हम सबसे देखेंगे बेस आंसर राइटिंग के स्किल विकसित कैसे करें। इसके लिए कुछ टूल है, उसको क्या करना है, दैनिक आंसर राइटिंग में शामिल कर लेना है, या जब भी आप कहीं टेस्ट सीरीज दे रहे हों वहाँ पर इन सारे रूल्स को, सारे टूल्स को यूज़ कीजिए, जिस पर आपका बेहतर आप नंबर ला पाइएगा। और इसको ना रिजल्ट के तो परिणाम के तौर पर आप देख भी सकते हैं। इस बार आप 1-2 टेस्ट पहले दे रखे हैं सब जगह, इस जितना मैं बताऊंगा अभी बातें उसको ध्यान में रखकर अगर आप अगला टेस्ट देने जा रहे हैं किसी भी संस्थान में या हमारे संस्थान में दे रहे हैं, उसमें उसका परिणाम आपको दिख जाएगा। तो यह बहुत ही है ना, क्या है, रिजल्ट ओरिएंट है। काम आज कीजिएगा, कल ही से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और इस पर लगातार काम कीजिएगा तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो आपका क्या है, सिलेक्शन अच्छे पदों पर होगा। और हमारा कोशिश यही रहेगी हमारी टीम की कि आपका चयन जब भी हो तो अच्छे पद पर हो। फिर दोबारा आप लोअर पोस्ट अगर आपको मिल जाता है तो फिर से आप तैयारी शुरू करेंगे। बहुत से अभ्यर्थी इसी जाल में कहते हैं फंसे रहते हैं, बुने रहते हैं अपने आप को कि हाँ हमको अच्छा पद नहीं मिला है। तो अंतिम मोक्ष प्राप्त कर लीजिए प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कि दोबारा फिर से हमें एग्जाम ना देना पड़े इन सारी चीज़ों का। 1 सेकेंड, चलिए। तो सबसे पहला क्या है कि यह समझना क्यों और कहाँ हम इसमें गलती करते हैं। तो सबसे पहला इसमें एक टॉपिक को ध्यान रखना है, मेंस एग्जाम में अधिकांश विद्यार्थी को जो कठिनाई होती है उसे 3 स्तरों पर ध्यान रखना है। ये 3 स्टेज है जहाँ पर सबसे पहले उनको यह समझना है कि मेरी गलती हो रही है। आपको अगर इस कैटेगरी में है और भी ऐड ऑन हो सकता है, पर अगर हम औसतन बात करें ना, अधिक बच्चों की, अधिक अभ्यर्थियों की ही सबसे बड़ी समस्या होती है। अगर हम 100 बच्चों का ले रहे हैं ना, अगर आंकड़े 100 बच्चे का ले रहे हैं तो यहाँ पर 85 से 90 कह दीजिए, 90% बच्चों का यही प्रॉब्लम होगा, 90 बच्चों का यही प्रॉब्लम होगा। औसत जो समस्या है, जो बहुत ही छोटी समस्या है जिस पर वो फोकस ही नहीं करते हैं, वो हमेशा उस भीड़ में आगे निकलने का प्रयास रहते हैं जहां पर हम अपने आप को साबित कर पाए। तो इसके लिए वो पहले अपने पर काम ही नहीं कर पाते हैं, तो वो केवल इसी उलझ में फंस जाते, इसी जाल में फंस जाते, कहाँ कैसे मैं नंबर बेहतर लाऊं, और वो एक तरीके के सर्किल में फंस जाते हैं जहाँ पर वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समझ में कमी है। अगर किसी टॉपिक में समझ नहीं आ पा रही है, समझ विकसित नहीं हो पा रहा है, उसके कॉजेज़ को सबसे पहले ढूंढिए। अगर मैं बात करूं, जैसे ही मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, जैसे ही टेस्ट सीरीज चलता है, मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, XYZ कुछ भी चलता है, अगर सभी अभ्यर्थियों को उसमें औसतन में रखूं तो ध्यान रखिएगा उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, सर स्टार्ट कहाँ से करें। ऐसा नहीं कि भारत छोड़ो आंदोलन आज तक आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है क्या प्रस्तावना क्या होता है यह नहीं पढ़े होंगे, या भारत की आर्थिक नीति कैसी है, या इसरो क्या काम कर रहा है, अभी सामाजिक उत्थान में काम कर रहा है, किस तरीके से वो विज्ञान प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहा है। ये सब टॉपिक ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े होंगे, पर उसको एक लिमिट शब्द में, एक प्रारूप के तहत
प्रस्तुत कैसे किया जाए, शुरुआत कहाँ से किया जाए, इसका मेन बॉडी कैसे लिखा जाए, फिर लास्ट में कंक्लूजन के तौर पर इसका निष्कर्ष कैसे लिखा जाए, इसकी ही समझ विकसित नहीं हो पाती है। तो आपके पास कंटेंट बहुत होता है, पर ये निर्धारित समय में कैसे हम लिख ले, किस तरीके से लिख ले, यही एक समझ विकसित नहीं हो पाती। तो इस समझ की कमी हो जाती है, तो इसको सबसे पहले सॉर्ट आउट कीजिए, ठीक है ना। बहुत अच्छे अभ्यर्थी हैं, बहुत ऐसे मैं पर्सनली जान रहा हूँ, उनकी बोलने की क्षमता बहुत अच्छा है, किसी टॉपिक को कैच करने की तरीके बहुत अच्छे हैं, पर जब एक्सप्रेस करने आते हैं कॉपी में तो उनका उत्तर या तो भूमिका बहुत अच्छा चला जाता है, बहुत लंबा चला जाता है, तो निष्कर्ष लंबा चला जाता है, मेन बॉडी कहीं खो जाता है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम होते हैं। नेक्स्ट है संरचना और अभिव्यक्ति में कमजोरी। संरचना बनाना, प्रश्न का सबसे बेस्ट फॉर्मेट क्या होगा, यह एक तैयार करना और उसकी अभिव्यक्ति कैसी करनी है, अर्थात उसे कैसे बांध कर रखना है, या एक टॉपिक जो एक पैराग्राफ है दूसरे पैराग्राफ को कैसे जोड़ेगा, कनेक्टिंग शब्द क्या होगा, या हम यह भी बोल सकते हैं कि इसमें अभिव्यक्ति के लिए जो प्रश्न का हिडन पार्ट है वो क्या एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने उत्तर में। बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जो लगेगा समान तौर पर कि प्रश्न ऊपर से दिख रहा है कुछ और, पर इसके अंदर की डिमांड्स कुछ और है। मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि केवल मैं हवा में बात कर रहा हूँ, वो प्रश्न के एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊंगा। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न को अगर आप नहीं पकड़ पाते हैं तो क्या होगी समस्या, कि आपको औसत नंबर जरूर मिलेंगे। इसमें हो ही नहीं सकता कि आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाए। तो इस कमजोरी को क्या करना है, ठीक करना है। लास्ट है अभ्यास की कमी और समय प्रबंधन का समस्या, यह सबसे बड़ी कमी होती है। अभी मान लीजिए टारगेटेड चीजें की जाएगी, जिनका मेंस अभी इस बार 70 बीपीएससी हो रहा है पीटी, तो क्या करेंगे वो 71st बीपीएससी जिनका हो रहा है, तो वो क्या करेंगे कि 17वीं मेंस का भी तैयारी कुछ बच्चे कर रहे होंगे, तो उनके लिए समय निकालना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे अदर्स एग्जाम दे रहे होंगे, तो उनके लिए समय निकालना है। और ऐसे ही बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 71 बीपीएससी का भी मेंस देंगे। तो तीनों स्तर पर उनका समय देना तो पड़ेगा ना। हर चीज़ की अलग अलग प्रायोरिटी होती है, हर चीज़ का अलग अलग डिमांड होता है, उसके अनुसार चीज़ों को करना है। अगर किसी स्टूडेंट का केवल 71 बीपीएससी का मेंस है तो वो तो उसके पास अतिरिक्त समय होगा, पर मान लीजिए एक अभ्यर्थी पर 3 ऑप्शन है, 3 चीज़ों को करना है, तो उसके पास सबसे बड़ी समस्या होगी समय प्रबंधन का। तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, अभ्यास उस दौरान कैसे हम बेहतर कर पाए, इसके लिए हालांकि मैं पहले भी बात किया था, पर आंसर राइटिंग में कुछ ऐसा टूल्स यूज कर सकते हैं ना, जिसके माध्यम से इसको है ना मैनेज किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो उस पर हम लोग बात कर लेंगे, चलिए ठीक है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं समझ की कमी, तो उसमें कुछ बातें याद रखना, जैसे प्रश्न को सही ना समझ पाना, या समझना कि जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या उत्तर का जो आंसर फॉर्मेट बना है आप, या उत्तर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस डिमांड को पूरा कर पा रहा है, उसका भूमिका जो लिख रहा है, क्या प्रश्न के सभी पार्ट की भूमिका में शामिल की जा रही है बातों को, प्रश्न जो पूछा गया है उसके डिमांड को क्या भूमिका में शामिल किया गया है, यह सबसे बड़ा है। तो ये भी एक चैलेंजेस के तौर पर होता है कि मान ली शॉर्ट क्वेश्चन में 1 से 2-3 लाइन में आपको भूमिका लिखना है, तो क्या उसमें सारी बातें समझ हो जाएगी। जैसा कि मैंने लास्ट बार मेंटरशिप में आप लोगों को जो गूगल मीट हमारे अभ्यर्थियों का हुआ था, तो मैंने बताया था कैसे भूमिका तैयार करना है, कनेक्टिंग वर्ड कैसे क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। दूसरा मेन बॉडी इसका है, मेन बॉडी जो एमबी है उसको कैसे हम क्या करें, मिनिमाइज तरीके से, अच्छे तरीके से लिख जाए ताकि शब्द सीमा का उल्लंघन ना हो पाए। यह भी एक समस्या के तौर पर होती है। तो क्या करना, समझ विकसित करना। तो प्रश्न जो समस्या क्या होती है कि प्रश्न में पूछे गए जो निर्देशात्मक शब्द है, जो आपको क्या कर रहे हैं, एक शब्द का उसमें चर्चा होगा, जैसे बोलेगा परीक्षण करना, बोलेगा चर्चा करना, या विवेचन करना। इस प्रकार के शब्दों के साथ है ना प्रश्न का एंड होता है। तो क्या इस प्रकार के शब्दों के संदर्भ में चीज़ों का आंसर आप कर पा रहे हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, डिस्कस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, या क्रिटिकल एग्जामिन कर रहे हैं, तो इस का अर्थ समझना होगा, किस प्रकार के तथ्यों को हमको इसके आधार पर विवेचना करना, परीक्षण करना है, चर्चा करना है, या उसके बाद आपसे राय कभी पूछ दे गया तो आपको किस सीमा तक किस सीमा तक किसी का वर्णन करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। पता चलता है, जैसे आप एक प्रश्न ले लीजिए यहीं पर, जैसे आपसे पूछ देगा कि राष्ट्रपति
के कार्य और भूमिका का वर्णन करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में एक टैगिंग और भी एक प्रश्न ऐड करके टैग करके पूछ सकता है। तो मैक्सिमम बच्चे का ये प्रॉब्लम होता है, कार्य भूमिका का एक शीर्षक बनाएंगे और लिख देंगे, पर ये दोनों अलग अलग प्रश्न है। कार्य उसका अलग है, उसकी भूमिका अलग होती है। भूमिका क्या होगा, वर्तमान परिवेश में या जो वर्तमान में केंद्र में सरकार है उसके संबंधों के आधार पर तय होगा। राष्ट्रपति कितनी सीमा तक अपने जो कार्य उसको दिए गए संवैधानिक रूप में वो कितना प्रयोग कर रहा है। तो अगर आप अलग अलग दोनों का उत्तर नहीं लिखिएगा, आप प्रयास देखिएगा, बहुत से अभ्यर्थियों का जाइएगा देखिएगा कि कार्य और भूमिका एक साथ होता है। इसी तरीके से कुछ और प्रश्न होंगे, तो क्या करना है, दोनों को अलग अलग करना है। या जैसे पूछ देगा एक प्रश्न ऐसे ही पूछेगा, कृषि विपणन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट में, कृषि विपणन। या पूरा ये भी पूछ सकता, बाढ़ की समस्या, तो केवल बिहार में बाढ़ की समस्या पूछ रहा है तो बिहार की समस्या केवल बिहार के बाढ़ पर ही आप लोग चर्चा करते रह जाते हैं, पर आप कभी यह नहीं बताने प्रयास करते हैं कि अन्य राज्यों में भी बाढ़ की क्या स्थिति। एक तुलनात्मक अध्ययन कर देंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि हाँ, बाढ़ एक्चुअल बिहार में किस प्रकार का समस्या लेकर आता है। जब तुलनात्मक अध्ययन कर देंगे तो यह भी क्या होता है, एक स्टैंडर्ड आंसर स्किल को डेवलप करता है। तो ये सब ध्यान में रखना है। वाट पूछा क्या गया है, छात्र वाई उत्तर देते हैं। जैसे वाट पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, और वाई के संदर्भ में उत्तर दे देते हैं, तो यह भी क्या है, निगेटिव रूप से एक समस्या के तौर पर निकल कर आती है। नेक्स्ट इसी में है विषय से भटक जाना, या जनरल जो है ना ऐसे की तरह लिख देना। देखते होंगे बहुत बच्चे क्या करते हैं कि निष्कर्ष, अगर शॉर्ट क्वेश्चन निष्कर्ष 7-8 लाइन में लिख देंगे, उसके मेन बॉडी लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। या लॉन्ग क्वेश्चन की ही बात करें, पैराग्राफ में लिख देंगे। जीएस के क्वेश्चन को क्या करेंगे, पैराग्राफ में लिख देंगे। यह पहले का टेक्निक हुआ करता था, पर अब क्या है कि आपके पास क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो गई है और लिमिट उतना ही है 3 घंटे का, तो क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिखा जाता है, पॉइंट आउट करके लिखा जाता है। वो सब आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप जो ऐसे का तरीका है वही आप, बहुत से बच्चे इसी को अपनाते हैं, कुछ बच्चे इसमें सुधार भी किए हैं। तो क्या करना, उसमें भी क्या हम बेहतर कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इसी में उदाहरण के तौर पर जैसे आपको एक प्रश्न पूछ देगा, क्रिटिकली एग्जामिनिंग द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि एग्जामिन करना, तो किसका करना है, प्रेसिडेंट का करना है। कहाँ पर करना है, इंडियन पार्लियामेंट्री आपको डेमोक्रेसी के संदर्भ में करना है। तो कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, प्रेसिडेंट पावर को क्या कर देंगे, निर्देशित, उसके बारे में कुछ चर्चा कर देंगे, कुछ बातें लिख देंगे, और लास्ट में क्या कर, रोल इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो मांग है कि किस प्रकार से एक राष्ट्रपति को जो ना क्रिटिकल आलोचनात्मक परीक्षण करना, उनके पावर का, उनके रोल का क्या करना है, उनके रोल का क्या करना है, एग्जामिन करना, परीक्षण करना आलोचनात्मक रूप से कि वो इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जिस प्रकार से वो कार्य कर रहा होगा उसी रूप से क्या होगा, उसका क्या होगा, आलोचनात्मक परीक्षण होगा। तो यह क्या होगा, प्रत्येक राष्ट्रपति के कार्य किए गए गतिविधियों के आधार पर होगा। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अभ्यर्थी क्या करेंगे, केवल लिख देंगे आपको प्रेसिडेंट पावर के बारे में, उसका कार्य यह है, शक्ति यह है, उसके बाद एग्जामिन कर देते हैं। यह बिल्कुल भी नहीं प्रश्न का डिमांड है। डिमांड यह है कि कार्य के अनुरूप उसका क्या परिवर्तन हुआ, किस प्रकार से वो डेमोक्रेसी में क्रिटिकल उसका परीक्षण किया जा सकता। तो कार्य करने की गतिविधि से प्रश्न है ना, तो प्रत्येक राष्ट्रपति के कार्य किए गए गतिविधियों से यहाँ पर उसके प्रश्न का उत्तर निकालना होता है। इस प्रकार के व्यवहारिक भूमिका, सीमाएं, वास्तविक प्रभाव को बताना होगा। वास्तविक प्रभाव कैसे, याद कीजिए, मैं सत्ता का अभ्यास बार बार बोलता हूँ, और जो पॉलिटी की क्लास हमारा किए हैं पेड, आपको जो टारगेट बैच वाले बच्चे, उनको पता होगा सत्ता का अभ्यास में प्रत्येक राष्ट्रपति ने किस रूप से काम किया। मैंने पूरा लिस्ट बताया था, आप लोग को याद है, उस प्रकार के प्रश्न। और ये प्रश्न यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे पूछा है। इसी तरीके से बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एक प्रश्न है कि बुजुर्ग के तौर पर इनका आकलन करने बोला था, हालांकि वो विवादित प्रश्न था, इस तरीके से वो अलग मैटर है, पर प्रश्न ध्यान रखिएगा, इस तरीके से याद रखें, यहाँ प्रश्न पूछता है। फिर इसके समाधान हम क्या कर सकते हैं, हर प्रश्न को तोड़े। आपको निर्देशात्मक शब्द क्या बोल रहा है, जैसे क्रिटिकल एग्जामिन करने के लिए बोल रहा है, रोल करने के लिए रोल क्या है उसमें, फिर उसके बाद
प्रेसिडेंट कैसे डेमोक्रेसी में उसका हम आलोचनात्मक परीक्षण कर सकते हैं, थीम क्या है, कीवर्ड्स क्या है, इसमें क्या करना है, अलग अलग शब्दों को तोड़ देना है। और ये प्रयास कीजिएगा लगातार तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जब तक प्रयास नहीं कीजिएगा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसलिए सबसे पहले प्रयास करना है। 1 मिनट पहले क्या करना है, प्रश्न लिखने से पहले क्या करना है, समझना है। कुछ जैसा कि मैं जहाँ लास्ट में काम करता था, कुछ बच्चे क्या करते थे, क्वेश्चन मिलता है धाएं धाएं लिखना शुरू कर देते और उनका जवाब क्या होता है ना, सर मैं लिखते ही दौरान ना क्रिएट कर लेता हूँ। सोच के देखिए उस बच्चे का आउटपुट कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, तुरंत लिखना नहीं है, पहले प्रश्न को पढ़िए, उसके की पॉइंट को निकाल लीजिए, या तो क्वेश्चन के बगल में लिख दीजिए इसका की पॉइंट क्या है, ताकि आप एक सीमा में बन जाए। तो इस तरीके का प्रयास आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना है कि संरचना और व्यक्ति की कमजोरी जो होती है, जैसे संरचना, फॉर्मेट बनाना, उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो इसमें उत्तर की स्पष्ट संरचना का अभाव देखने को मिलता है। जैसे अब क्या है, यह समस्या बिना योजना को लिखना, अर्थात आप फॉर्मेट बनाते ही नहीं है, जो फॉर्मेट की बात कर रहे हैं ना, फॉर्मेट बनाते ही नहीं, या उस प्रश्न से संबंधित, जो उस टॉपिक से संबंधित जो PYQ आ रखा है, या इस प्रकार के कोई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उस पर पहले से आप प्रैक्टिस फॉर्मेट बनाए ही नहीं होंगे, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। तो याद कीजिए कि जब तक आप एक ही प्रकार के प्रश्न टॉपिक पर, एक ही प्रकार के प्रश्न पर, या एक प्रकार के टॉपिक पर आप मैक्सिमम टाइम अगर रिवीजन नहीं किए होंगे तो निपुणता कैसे आएगी। अगर आपको बोल दिया जाए कि चलिए आप एक घड़ा बना के लाइए, तो क्या पहला दिन सबसे सुंदर घड़ा बना के ले आइएगा? नहीं। ये बहुत साइकोलॉजिकल जो थ्योरी के तौर पर इसे अपनाते हैं सभी शिक्षक, या जहाँ भी रिसर्च में आपको देना होता है इसी एग्जाम्पल को देते हैं। डेली अगर प्रैक्टिस कीजिए घड़ा बनाने के, तो उसमें हज़ारों घड़े हैं ना, पहले ख़राब होंगे, एक दिन ऐसा समय आएगा ना कि सबसे परफेक्ट घड़ा आपका होगा। तो ये प्रयास कीजिए, आप फॉर्मेट बनाइए डेली, वो करना होगा। उत्तर अभिव्यक्ति में बीच में उदाहरण गायब होता है, विश्लेषण क्या होता है, विषय से भटक जाता है। उदाहरण एग्जाम्पल, एग्जैक्ट उदाहरण नहीं दे पाते हैं, किसी भी टॉपिक, किसी भी पॉइंट को आप लिख रहे हैं, उसका उदाहरण एग्जैक्ट नहीं हो पाता है, किसी का उदाहरण कहीं और पुट हो जा रहा है। तो यहाँ पे यह एक समान, यह भी एक समस्या होती है, समान उदाहरण देना शुरू कर देते हैं। जैसे आप सीधा राजनीतिक समस्या बोलना शुरू कर देंगे, सामाजिक समस्या बोलना शुरू कर देंगे, आर्थिक समस्या का एग्जाम्पल देना शुरू कर देंगे, उससे कहीं इतर भी हो सकता है, ढूंढने की आवश्यकता है। तो उसको आप बहुत लंबा और बहुत छोटा उत्तर हो जाता है। कभी कभी देखते होंगे कि शब्दों की सीमा का उल्लंघन कर देता है। मान लीजिए आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन 7 से 8, जो 7 और 8 वाला है, मान के चलिए आप 200 शब्दों में उत्तर लिख रहे हैं, 150 से 200 शब्दों में, तो किसी प्रश्न में देखते होंगे वो 250 पहुँच जा रहा है, जबकि पहले ये 150-200 शब्द में के अंदर इसको कंक्लूड कर देना है। तो ये शब्द है। वहीं लॉन्ग क्वेश्चन में आप 500 को क्रॉस कर जा रहे हैं, 500 शब्दों को। तो क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, प्रत्येक प्रश्न पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। तो लास्ट में आप देखते होंगे जब लास्ट प्रश्न आता है, कुछ प्रश्न ही छूट जा रहा है, या पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन ही छूट जा रहा है। क्यों? क्योंकि यह एक समस्या के तौर पर है। आपको यह पहले से प्रैक्टिस नहीं किए हैं कि हमको कहाँ अपने पेन को उस प्रश्न में रोक देना है, या किस प्रकार से हम उसका फॉर्मेट दें, आंसर लिखे कि हाँ उससे वो शब्द सीमा उल्लंघन नहीं करेगा। अगर 150 से शॉर्ट क्वेश्चन 150 से लेकर 200 शब्दों में क्लियर करना है, तो हम यहाँ पर 155, 160, 170 के आसपास रहेंगे, तो हमारी बचत होना शुरू हो जाएगी। प्रत्येक प्रश्न में अगर 30-30 शब्द भी बचा रहे हैं, तो आपका काफ़ी एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का शब्द अतिरिक्त मिल जाएगा। तो आप इस फॉर्मेट पर आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का प्रयास है। इसका समाधान क्या है? तो IBC कॉन्सेप्ट होता है। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन फॉर्मेट में इसको रखें। पहले हर प्रश्नों का आप प्रयास कर रखें, हर टॉपिक का। देखिए इसके लिए क्या है ना, IBC को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं, क्या करना, PY क्वेश्चन को है ना, मोर टाइम रिवीजन कीजिए। मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में, डेली 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। एक समय ऐसा आएगा ना, इस पर कमांड क्रिएट हो जाएगा कि हमको IBC पर कैसे काम करना है। प्रश्न देखिएगा, तुरंत प्रश्न जैसे 1 2 3 ऐसे रहता है ना, 1 2 3 4, तुरंत यहाँ पर लिखना शुरू कर देगा, इसका ऐसे, इसका ऐसे, हाँ इसका ऐसे हो सकता है, इसका ऐसे हो सकता है। अर्थात आप फॉर्मेट तुरंत वहाँ छोटा सा बना दीजिएगा, माइक्रो टाइप का। तो आप जब तक इस पर मोर टाइम रिवीजन पहले से नहीं कीजिएगा, वो एग्जाम हॉल में होगा ही नहीं। क्या सोचते हैं एग्जाम हॉल में जाकर हम तुरंत पूड़ी दाल सब्जी बना के खा लेंगे?
ऐसा पॉसिबल नहीं है, दाल भात चोखा वहाँ नहीं बनेगा, डीबीसी नहीं बनेगा। उसके लिए पहले प्रैक्टिस करना होगा आईबीसी मॉडल पर, और आपको लगातार इस पर काम करना शुरू कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि चुटकी में आप फॉर्मेट बना लीजिएगा। अब इसी तरीके से पैराग्राफ या बिंदुवार प्रस्तुतिकरण, यह भी नहीं बच्चे करते हैं। बार बार बोला जाता है कि नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, मैक्सिमम क्या करना है, प्रस्तुतिकरण पर उसको बेहतर करना है। तो प्रस्तुतिकरण बेहतर कैसे होगा, पैराग्राफ और बिंदुवार लिखते हैं बेहतर तरीके से। पैराग्राफ में किस तरीके से लिखना है कि जहाँ पर एनालिटिकल व्यू होगा वहाँ पैराग्राफ डालिए, और जहाँ पर लगता है कि वन लाइन में ही सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं, तो आपको उसको बिंदुवार कर देना, तो मिक्सअप कर देना है, ताकि आपका उत्तर बेहतर निकल कर आ पाए। नेक्स्ट है, बीच में उप शीर्षक डालें, बिना हेडिंग का भी आप लोग बना देते हैं। जैसे प्रश्न पूछा है, भारत और अमेरिका के बीच हालिया परिवेश में बदलते रिश्ते देखे जा रहे हैं, इस संदर्भ में अपनी राय बताएं। अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो भारत और अमेरिका के बीच बदलते संबंध किस रूप से प्रभावित हो रहे हैं, तो उसके लिए हेडिंग बनाना शुरू कीजिएगा। जो भी जितना हेडिंग आप बना सकते हैं, जितना अधिक बना सकते हैं, तो हेडिंग के आधार पर उत्तर होना चाहिए। तो क्या होता है, एग्जाम जो कॉपी चेक करेगा आपका ना, उसको क्या लगेगा कि नहीं, हम मुझको पहले ही पता चल जा रहा है उसके हेडिंग से, उसके अंदर क्या लिखा होगा। नहीं तो उसको ढूंढना पड़ता, पूरी आपकी जो कॉपी रहती है ना, उसमें हेडिंग ढूंढना पड़ता है, शुरुआत कहाँ से किया है, प्रश्न का जो डिमांड है उसको शुरुआत कहाँ से किया है। तो ये गलती नहीं करना है, पहले हेडिंग बनाना है, ताकि जो कॉपी चेक करे ना उसको तो आपको पता है इस प्रश्न का हेडिंग यहाँ से, तो यहाँ से ही स्टार्ट किया है कि बदलते रिश्ते क्या हो रहे हैं, घटनाक्रम क्या जाए, वैश्विक परिदेश कैसे बदला है, इस प्रकार से। क्लियर है। मुख्य शब्दों को क्या करना, अंडरलाइन करना। यह भी बहुत अभ्यर्थियों की समस्या होती है, बच्चों की अंडरलाइन करते ही नहीं है। तो क्या करना है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, टॉपर का जाके कॉपी दिखेगा आपको, ये समान उनमें धारणा देखने को मिलेगी, वो अपने कॉपी में अंडरलाइन करते, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो आपको लगता है आपको अनुसार हर प्रत्येक अभ्यर्थी को यह अलग अलग स्तर पर दिखेगा, उसकी पूरी कॉपी में कौन सा अंडरलाइन करने वाला शब्द है, तो क्या करना, अंडरलाइन कीजिए। इससे क्या होता है, डायरेक्ट कॉपी का चेक जो करेंगे ना, उनका नज़र वहाँ पड़ेगा, तो आपको अतिरिक्त नंबर मिले। तो एक आप काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, इसी के अतिरिक्त ध्यान क्या रखना है, 1 सेकेंड, चलिए, इसके अतिरिक्त क्या करना, अभ्यास की कमी और समय प्रबंधन की जो समस्या होती है, उसके लिए कुछ नहीं करना। विश्लेषणात्मक सोच की कमी, जो लैक ऑफ एनालिटिकल डेप्थ है, उसकी कमी होती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, एनालिटिकल डेप्थ लाने के लिए, तो आप रोज है ना एक दैनिक पेपर पढ़िए जिसका एक्टोरियल आता है। दैनिक पेपर कोई भी हो सकता है, आपके चॉइस के आधार पर, जिसकी भाषा आपको समझ में आती हो। ऐसे राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण बहुत अच्छा है, उसको आप देख सकते हैं, उसका जनसत्ता हिंदी वाले के लिए अच्छा है। अगर हम बात करें इंग्लिश वाले के लिए, तो उनके लिए द हिंदू लगभग ठीक है। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने अनुसार चयन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, कुछ शब्द आपके पास जुड़ना शुरू हो जाएंगे, कुछ शब्द जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जुड़ना, उसका संदर्भ समझना शुरू करिए। जब शब्द कुछ आप नए ढूंढिएगा ना, तो डेली एक नया शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द देखिएगा, तो उसको खोजिएगा भी, तो ये शब्द का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ अगर किसी टॉपिक के अनुसार होगा तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो विश्लेषण कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा धीरे धीरे। हर टॉपिक के बाद हर टॉपिक में आपका एनालिटिकल व्यू अलग चेंज हो जाएगा। उसके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट थे। जैसे एक समस्या इसमें होती है, केवल तथ्य लिख देना लेकिन विश्लेषण नहीं करना। फैक्ट बहुत चीज़ें आप डाल दीजिएगा कि समस्या ये 5-6 पॉइंट में है, उसके साथ विश्लेषण नहीं कीजिए, समस्या है क्यों, इसका समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। अगर प्रश्न में डिमांड है तो उसके अनुसार इस चीज़ को समझिए। अब ध्यान रखिएगा, वाई, हाउ, इम्पैक्ट, वे फॉरवर्ड जो का उत्तर नहीं होना। जैसे वाई के संदर्भ में नहीं होगा, हाउ के संदर्भ में नहीं होगा उत्तर। इम्पैक्ट किस रूप से प्रभाव, ये एक टॉपिक जो है, प्रश्न जो पूछा है, उसका इम्पैक्ट कैसे प्रभाव पड़ेगा हमारे कल्चर पर, हमारे प्रशासन पर, हमारे इस प्रकार का जो भी टॉपिक बनेगा उसके आधार प्रश्न का जिस रूप में प्रश्न पूछा जाए उस रूप से यह इम्पैक्ट वाला कॉन्सेप्ट चेंज होता जाएगा। अगर प्रश्न सामाजिक से है तो समाज पर कैसे पड़ेगा प्रभाव, आर्थिक है तो आर्थिक प्रभाव कैसा पड़ेगा, अगर आपका प्रशासन पर है तो प्रशासन का प्रभाव कैसे पड़ेगा प्रशासन पर। तो इस प्रकार के इम्पैक्ट वैल्यू एडिशन आप लोग नहीं करते। वहीं पर वे फॉरवर्ड नहीं होता है, अर्थात शुरू से अंत तक आपका एक नज़रिया क्रिएट नहीं हो पाता। नज़रिया, तो नज़रिया क्रिएट नहीं हो पाता। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपका यह पहले से प्रैक्टिस ना होना। एग्जाम हॉल में डायरेक्ट नज़रिया आप निकाल ही नहीं पाइए, कितना आप धुरंधर क्यों न
आप पहले से तैयारी कर रखे हो हर चीज़ का, कितना डेप्थ आप क्यों नहीं पढ़ के गए हो। एग्ज़ाम हॉल में आप वे फॉरवर्ड तभी हो पाएंगे जब इससे पहले 50-100 कॉपियाँ लिख रखे होंगे, आप छोटी छोटी गलतियों को करके सीखे होंगे, तो वे फॉरवर्ड आपको डालना है। उसके बाद समाधान क्या है कि हर बिंदु को वाई, हाउ और रिजल्ट से जोड़े। इसके क्या मतलब हो सकते हैं, हाउ इसको कैसे हम इसको कवर कर सकते हैं, रिजल्ट इसका क्या, परिणाम इसका क्या हो सकता है, टॉपिक है। तो इस टॉपिक के आधार पर है ना तुलनात्मक रूप से उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए प्रश्न के डिमांड के अनुसार। बैलेंस्ड व्यू रखिए, एकदम बैलेंस। अपना कोई भी विचार अगर दे रहे हैं तो उसमें प्रशासन के नज़रिए से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका राजनीतिक प्रभाव दिखने लगे। आप पूरा मेरा डीएनए जाके देखिए, बहुत रेयर ही मिलेगा जिसमें मैं किसी का राजनीतिक पक्ष रखता हूँ। रीज़न उसके पीछे मैं प्रशासन की चीज़ों को बता रहा हूँ ना। आप अधिकारी जब बनिएगा ना तो प्रशासन को ऐसे काम करना होता है जिसमें सरकार के द्वारा, सरकार के साथ सरकार के साथ और सरकार तक रहना होता है। अगर आप इस व्यू के माइंडसेट से अभी तक तैयार नहीं होंगे तो आपका चयन में कहीं ना कहीं बाधा होगा। सरकार किसी मुद्दे पर गलत हो सकती है, ठीक है ना। वो किनका काम है, वो या तो राजनेताओं का काम है या तो दूसरा जो मीडिया चला रहे, मीडिया हाउसेज, उनका विचार है कि हाँ इस पर क्या क्या विचार आप दे रहे हैं। जब तक आपसे आलोचनात्मक परीक्षण न पूछे तब तक आपको इसका आलोचना नहीं करना है। और जब आलोचनात्मक परीक्षण कर भी ले, पूछ भी दे, तो उसमें कुछ निष्कर्ष के तौर पर आप पॉजिटिव वे में ही निष्कर्ष को समाप्त कीजिएगा। अगर इस प्रकार के बैलेंस व्यू नहीं रखिएगा कहीं ना कहीं फंस जाएगा मैटर। सकारात्मक नकारात्मक सुधार का सुझाव देना होगा, सरकार इसके लिए क्या कर सकती है। बाढ़ एक बिहार में बहुत बड़ी समस्या है। बिहार में गरीबी एक समस्या के तौर पर सरकार बहुत सा काम कर रही है, बहुत सा काम नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या, सरकार को हम प्रशासन के तौर पर, एस्पिरेंट के तौर पर उसका क्वेश्चन में पूरा नेगेटिव व्यू डाल देंगे? नहीं। तो उसके लिए उसका सकारात्मक पक्ष भी रख देंगे, नकारात्मक पक्ष भी रख देंगे, और सुधार इसमें और क्या नया इनिशिएटिव लिया जा सकता है। 2-3 पॉइंट केस स्टडी के तौर पर देश में अगर चल रहा है किसी राज्य में उसका डाल दीजिए, विदेशों में कोई ऐसा सुधार चल रहा है तो उसको डाल दीजिए, ताकि जो कॉपी चेक करे आपको लगे कि नहीं आप विजनरी हैं, आपका व्यू कॉन्सेप्ट अलग है, जहां पर आप कुछ करना चाहते हैं। तो विजनरी लाइन होना चाहिए, विजनरी कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके उत्तर का। नहीं तो क्या होगा ना, वही रटा रटाया वाला कॉन्सेप्ट लेकर आइएगा, मॉडल आंसर में दे दिया जा रहा है, उसी को आप लोग रट के जा रहे हैं, वही संख्या आपको सारा लोग क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो कॉपी जहाँ 1-2 कॉपी उस तरीके का आ जाता है तो कॉपी चेक करने वाला उसको माथा इधर से उधर होना शुरू हो जाता है, तो क्या रिजिड होकर आंसर देना शुरू कर देता है। तो फिर बाद में बोले नंबर अच्छा नहीं मिला। और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, कोसेंगे कि ये पैटर्न सही नहीं है, वो नहीं है। बहुत से बच्चे का सिलेक्शन होगा, अच्छे नंबर से सिलेक्शन होगा, तो वो व्यू क्रिएट किए होंगे इस तरीके से। हाँ, हालांकि ध्यान रखिएगा ऐसा हो जाता है, मानव के तौर पर गलतियां हो जाती है, जो ज़्यादा योग्यता रखता है उसका चयन नहीं हो पाता है। पर यह ध्यान रखिएगा वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इस चीज़ को समझिएगा। पर अपनी क्षमता इसको क्या कीजिए, अपने अनुसार विकसित कीजिए। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं, किसी प्रश्न को क्यों पूछा जाएगा, पहले समझ विकसित कर लीजिए। अगर इस प्रकार की चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं जहां पर आप यह गेस कर पाए ना कि अगर मान लीजिए हमने आज 50 टॉपिक इस साल पढ़े हैं, 365 दिन में 50 टॉपिक बीपीएससी के लिए हम तैयार किए, या 100 टॉपिक जो हम लोग बताए हैं, 100 टॉपिक मान लीजिए तैयार किए हैं। इस 100 टॉपिक में से प्रश्न होंगे, इसी टॉपिक से प्रश्न होंगे, पर प्रश्न का नेचर अगर मान लीजिए राष्ट्रपति से पूछा, टॉपिक हमको राष्ट्रपति से पूछने वाला है मान के चलिए, तो राष्ट्रपति से क्या पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, या किस रूप से पूछ सकता है, या किसके साथ तुलना कर सकता है। अगर ये पता कर लिए तो आपका 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में उसको एक ही पूछेगा। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि PYQ के आधार पर आपको चीज़ें तैयार करनी होगी, और वर्तमान प्लस क्या करना, करंट में क्या ऐसे चीज़ें चली है, कुछ करंट में कुछ घटनाक्रम घट रहा है जहां से इस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अगर दोनों पैरामीटर पर कुछ चीज़ें निकल कर आ रही, वही इस साल का प्रश्न होगा। और ऐसा नहीं है, मैं अभी लास्ट बार आप लोगों को जब क्वेश्चन दिखाया था, बताया था मणिपुर की घटना क्यों पूछा गया, फिर आपको दिल्ली में चुनाव हुए
उसका राजनीतिक प्रश्न क्यों पूछ दिया आयोग, या कुंभ मेला हुआ, इसी प्रकार बहुत से एग्जाम्पल के तौर पर प्रश्न देख सकते हैं क्यों पूछ रहा है रीजन। हिस्ट्री का पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो स्टैटिक्स पार्ट को, हिस्ट्री का जो बाकी करेंट, फिर उसके बाद साइंस टेक, इको ज्योग्राफी के प्रश्न, पॉलिटी के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं करंट से ही प्रभावित होकर निकले होंगे। तो आपको क्या करना, इस फॉर्मेट पर तैयार करना। नेक्स्ट है, अब विश्लेषण, जब बीपीएससी उद्देश्य क्या रहता है, तथ्य ज्ञान नहीं करना उसको है, यह जांचना कि क्या उम्मीदवार के पास विश्लेषण, संतुलन और संवेदनशील दृष्टिकोण है या नहीं है। केवल देखिए, कोई भी आयोग की मैं बात करूं, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस कोई भी हो, अगर उस आयोग की हम बात कर लेना, यहाँ बीपीएससी का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, उसके अतिरिक्त भी अगर आप लोग कहीं और दे रहे हैं, उस सभी आयोगों का यही एक मोटो होता है, केवल हमको बच्चों का तथ्य ज्ञान नहीं करना। तथ्य ज्ञान करने के लिए पीटी में ले रखा है, आपका तथ्य ज्ञान कर लिया वो, ठीक है ना, छटनी कर रखा है, उसमें से क्रीम बच्चे आ रखे हैं। उसके बाद से हमको क्या करना है, 3-4 पैटर्न जो है उसके आधार पर हम उसका एनालिटिक करेंगे कि वो अगले राउंड में जाए। उसके इंटरव्यू में हम उसको पूरे तरह प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर वाले बच्चे को हम लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना यही चीज़, विश्लेषण करने की क्षमता है, संतुलन की स्थिति बना सकता है कि नहीं, किसी प्रश्न में नेगेटिव प्रश्न पूछ दे रहे हैं तो क्या पूरा नेगेटिव चला जा रहा है उसका व्यू, तो ये सब जांचना। संवेदनशील दृष्टिकोण, अगर कोई ऐसा मुद्दा है जैसे जाति पर, कोई धर्म पर, कोई सांप्रदायिकता पर, या किसी प्रकार के इस प्रकार का प्रश्न आता है जहाँ पर संतुलित संवेदनशील आ रहा है स्थिति, तो वहाँ पर उसका दृष्टिकोण कैसा है, क्या सभी समाज के साथ वो न्याय कर पा रहा है, सिस्टम के साथ न्याय कर पा रहा है, वर्ग के साथ न्याय कर पा रहा है, हिंदू मुस्लिम जब क्वेश्चन इस प्रकार के समाज सांप्रदायिकता पर, क्या दोनों वर्गों का समान रूप से महत्ता दे पा रहा है, यह दृष्टिकोण उसको जांचना होता है। और प्रश्न से, एक ही प्रश्न से झलक जाता है। और अब मान लीजिए उतने प्रश्न रहते हैं, अगर आप उस पर आकलन करना शुरू कर जाते हो, अगर 2-3 में आप ये गलतियां कर दिए तो स्थितियां खराब होने लगेंगी। तो क्या करना, सुधार करना। इसलिए हर प्रश्न के पीछे कुछ टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही प्रश्न दे दिए गए हैं। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव, हर प्रश्न का टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव उसका तय रहता है, उसी मानक पर वो क्या करता, तय करता उम्मीदवार को नंबर देना है किस रूप से। नहीं तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जिनका व्यू बहुत अच्छा है, बोलने की कला अच्छा है, लिखने की कला अच्छा है, ठीक है ना, पर कहीं वो संकुचित मानसिकता से प्रेरित है, या किसी प्रकार का इस प्रकार से स्थिति उत्पन्न हुई जहाँ पर क्रिटिकल एनालिसिस कराना है, तो अपने ही विजनरी कॉन्सेप्ट दे देता है जहाँ पर उसका नंबर कम मिलना शुरू हो जाता है। तो बाद में आकर रोना रोएंगे कि नहीं मेरा नंबर नहीं दिया बीपीएससी, बाकी लोगों को, हमसे कम जो जान रहा है उसको नंबर दे दिया। तो यह पॉइंट आपको हमेशा हर अभ्यर्थी को ध्यान में रखना है। आप एक प्रशासक बनिएगा, ठीक है ना, तो प्रशासक बनने वाले गुण को डेवलप कीजिए। बाद में जब प्रशासक बनने के बाद आप जो कर सकते स्वतंत्र है, उसके बाद जब आप रिटायर कर जाएंगे उसको अपनी इच्छाओं को पूर्ति कीजिएगा, कोई इशू नहीं है। पर जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं तो बीपीएससी जो आपसे डिमांड कर रहा है केवल उसी को कीजिए, इसके अलावा कुछ मत कीजिए। इसके अलावा कोई ज्ञान दे रहा है आपको काम करने को, कुछ मत कीजिए, नहीं तो समस्या आपको होगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लिस्ट में आप भी आ जाइएगा हमारे जैसे। तो इस चीज़ को समझिएगा। अब परीक्षा उद्देश्य क्या है, जांचा जाता है। जैसे परीक्षा का उद्देश्य क्या है, यह जांचा जाता है कि हम क्यों परीक्षा आपसे ले रहे हैं, क्यों हम 3 माध्यम बनाए, पीटी के लेवल पर, मेंस के लेवल पर, इंटरव्यू के लेवल पर। तो मेंस में हम क्या किस आधार पर, किस उद्देश्य से हम आपकी जांच करेंगे, इसका कुछ उदाहरण। जैसे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है कि नहीं स्टूडेंट में, तो कितना कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है, यह जांचना है, इस पर आप खरे उतरना होगा आपको। नेक्स्ट है एनालिटिकल स्किल है उसके पास नहीं, किसी टॉपिक में विश्लेषण करने की क्षमता है कि नहीं, किसी भी टॉपिक के बारे में, टॉपिक ऐसा भी दे देगा वो, प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ देगा। तो यहाँ पर कारण परिणाम संबंध पहचान करने का उसमें क्षमता है कि नहीं, यह जांच करने का एक कहते हैं स्किल आपको डेवलप करने के लिए प्रश्न परीक्षा पूछा जाता है, यह ध्यान रखना। फिर आप एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, अर्थात क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन डेवलप कर पा रहे हैं, सिद्धांत को वास्तविक जीवन और ध्यान रखिएगा घटनाओं से जोड़ पा रहे हैं या नहीं पा रहे। जैसे वर्ग विभेद का, सांप्रदायिकता का प्रश्न आएगा तो क्या आप नॉर्मल जो सामाजिक जीवन में, क्यों बार बार अपने डीएनए में या आपसे जब भी हम गूगल मीट में बात होती है सिंपल सा एक ही बात बोलते हैं, कुछ बच्चों को परेशानियां भी जो आती है। लेमैन की तरह आप समझाइए मुझे, क्योंकि आप जब गाँव में जाके सिस्टम में काम कीजिएगा तो वहाँ पर बहुत से लोग अभी भी समझ विकसित नहीं करते प्रशासन काम कैसे करता है। तो कुछ बच्चों को बुरा लग जाता है कि नहीं सर लेमैन की तरह हम कैसे समझाएं आपको, क्योंकि आप प्रशासन में जाके वही काम कीजिएगा। आपको क्या लग रहा है आपके शहरों में आपको प्रशासन करने के लिए सीट मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा? अगर नहीं भी मिलता है, मिल भी जाता है तो आपको उन्हीं जैसे कुछ शिक्षित लोगों से आपको करना होगा जो आपको
अपने दैनिक जीवन से परेशान है, अपने सामाजिक दायित्व से परेशान है, तो आपको इस प्रकार के एप्लीकेशन नॉलेज को डेवलप करना, जहाँ ले मैन को है ना समझाने की क्षमता हो, तो आप इस तरीके से चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। बैलेंस्ड व्यू आप में है या नहीं यह भी जांचेगा। फिर वैल्यू ओरिएंटेशन है क्या नहीं, जैसे संवैधानिक और नैतिक दृष्टिकोण आप में है क्या नहीं। जैसे पूछ देगा, जैसे पूछ देगा इच्छा मृत्यु वाला कॉन्सेप्ट प्रश्न पूछ देगा, क्या भारत में इच्छा मृत्यु होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछ देगा इस प्रकार से, क्या गेस समुदाय को क्या करना चाहिए, उनको संवैधानिक अधिकार के तौर पर दाम्पत्य जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं, तो इस प्रकार से। या आपको यह भी प्रश्न पूछ सकता है, इंटरव्यू में भी प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं, जोड़ देगा कोई भी। अभी हाल ही की घटनाओं में देखने को मिला है कि महिला और पुरुष के बीच संधि विच्छेद ज़्यादा हो रहे, विवाहिक संधि विच्छेद, उसमें महिला ज़्यादा क्या कर रही है, इस कार्य को एक्ट कर रही है। तो इस पर आपका नज़रिया किस रूप से, अगर इस प्रकार से पूछ दे प्रश्न, तो आपका व्यू कैसा जा रहा है, सैद्धांतिक रूप से है या नहीं, नैतिक रूप से दृष्टिकोण तय कर पा रहा है या नहीं, महिला के साथ आप खड़े दिखते हैं या नहीं, पुरुष के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, केवल महिला ही शोषण का क्या कहते हैं, पुरुष ही केवल शोषण का कारक बन रहा है। इस प्रकार के कुछ एनालिटिकल व्यू आपको देने होंगे। तो कहने का अर्थ यह वैल्यू ओरिएंटेशन आपको दृष्टिकोण होना चाहिए, जहाँ पर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा पाए। अब है इसी के अतिरिक्त प्रश्न के प्रकार से उद्देश्य पहचाने। यह बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन है जिसको समझना जरूरी है। अगर यहाँ अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं ना, तो आपको क्या होगा, नंबर अधिक मिलेगा। हालांकि ध्यान रखिएगा, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक अलग से वीडियो, जहाँ पर आपको जो निर्देशात्मक शब्द है, जो निर्देश दिए जाते हैं, जैसे विवेचना करना, एग्जामिन करना, क्रिटिकल करना है, उसमें क्या क्या लिखना होता है। मान लीजिए प्रश्न लिखा गया और लास्ट में बोल दिया प्रश्न, 2 प्रश्न यहाँ है, एक प्रश्न ये है, एक प्रश्न ये है, और इसमें लास्ट में बोल दिया आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो क्या दोनों का आलोचनात्मक परीक्षण होगा कि किसी एक का होगा? आलोचनात्मक परीक्षण में किन किन चीज़ों का मानव को ध्यान में रखेंगे? प्रश्न पूछ दिया परीक्षण कीजिए, प्रश्न पूछ दिया चर्चा कीजिए, या अपना राय बताइए, तो क्या करना इसमें रहता है। तो इसके लिए एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा इस टॉपिक पर, तो उस पर हम डिटेल चर्चा कर लेंगे। और यहाँ पर अगर काम कर लेते हैं ना, तो आपका नंबर हर क्वेश्चन में बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो निर्देशात्मक शब्द है बीपीएससी में, उसको देखना चाहिए, उस पर काम करने की जरूरत है। जैसे हम एक्सप्लेन करना, कमेंट करना है, आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना, इस प्रकार के कुछ शब्द होते हैं जिस पर आपको प्रयास पहले से करने होंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से याद रखना। उदाहरण के तौर पर, जैसे आप भारत के विदेशी संबंध में गुट निरपेक्षता नीति, नॉन अलाइनमेंट की प्रासंगिकता की आलोचनात्मक जांच करें, अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछ दे। अभी हाल ही में गुट निरपेक्षता को लेकर मैंने डीएनए में क्लास लिया ना, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आपको पहले भी स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि ये पहली बार प्रश्न पूछेगा, पर इस पर आपकी प्रासंगिकता की आलोचनात्मक जांच करने के लिए बोल रहा है। जैसे क्वाड को लेकर मैंने क्या बताया था, जैसे ही आपको विदेश नीति बदली है अमेरिका की, तो यह सुर निकलना शुरू हुआ कि क्वाड अब जिंदा नहीं है, मर गया है। तो एस जयशंकर जी ने पहले ही बोल दिया कि नहीं भाई, क्वाड अभी जिंदा है। तो ये आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है कि क्वाड की प्रासंगिकता की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हाँ, जिंदा तो है, पर कितना जिंदा है, किस रूप में जिंदा है, किस तरीके से वो कार्य कर रहा है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण जांच करने कहेगा। तो आपको क्या होना, इस निर्देशात्मक जो आपको वर्ड दे रहा है, जो आपको बोल रहा है, इस तरीके से आप इसका उत्तर लिखिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यह सिर्फ इतिहास नहीं पूछ रहा है। बहुत से बच्चे क्या तो शुरुआत करते गुट निरपेक्षता का स्थापना जवाहरलाल नेहरू और विश्व के प्रमुख नेताओं के द्वारा किया गया। वो अपने उसकी 5 सिद्धांत है जिसके आधार पर वो गुट निरपेक्ष नीति को पालन करता है। वर्तमान में उसके इतने सदस्य हैं जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इस तरीके से वो शुरुआत करते हैं, पर यहाँ वो प्रश्न है ही नहीं। मैंने आप लोगों को गूगल मीट में क्या समझाया था, याद कीजिए। यही सब बात को क्या करना है कि गुट निरपेक्षता के संदर्भ में या इस प्रकार किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए हमको सीमा मेरी क्या है, हमको किस तरीके से शुरुआत करनी है। डायरेक्ट टॉपिक पर आइए, क्या बोलता है, शब्द को लिखिए और डायरेक्ट टॉपिक पर आइए। तो इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे इसके अतिरिक्त कि समसामयिक संदर्भ से जुड़ाव कैसे होता है, करंट अफेयर से लिंक कैसे करना है, किस तरीके से हमको उसका आउटपुट बेहतर ले सकते हैं। अगर किसी टॉपिक में अगर आप करंट को ऐड कर दे रहे हैं ना,
आपका लिखने का तरीका, प्रश्न का उत्तर जो बाहर निकल के आएगा आउटपुट के तौर पर, वो अलग ही हो जाएगा। तो इसके लिए ध्यान रखना है। बीपीएससी अक्सर हालिया घटनाओं और नीतियों के संदर्भ में प्रेषित होकर प्रश्न पूछता है। आप, मैंने क्या बोला, पॉलिटी में जाए, करंट अफेयर्स और आईआर तो पूरा प्योर यही होता है। प्लस क्या कीजिए, पॉलिटी में जाइए, इकोनॉमी ज्योग्राफी में जाइए, साइंस टेक में जाइए, पूरा प्रश्न खंगाल लीजिए, सब आपको करंट बेस्ड, करंट अफेयर। और मैंने आप लोगों को 17वीं बीपीएससी का जब एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, उसमें मैंने बताया था कितने नंबर का प्रश्न पूछा है पिछले बार। 430 नंबर का प्रश्न था जो आपको पूरा करंट से पूछा गया था। अप्रोक्स 432 या 30 अप्रोक्स इतना ही था। तो आपको वहाँ से करंट में बेस में प्रश्न पूछा था। तो आपको ध्यान रखिए, अगर आपको 600 में 430 नंबर करंट से पूछ रहा है, अब मैंने वीडियो बना रखा है युक्ति आईएएस पर, जाके सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। नहीं तो मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में दे दूंगा उस वीडियो का। उस वीडियो को जाके देखिएगा, जांच कीजिएगा। बिना जांच के, बिना परख के ना चीज़ें नहीं होती है। हवा में बातें तो सब आके कर देंगे कि ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसे कीजिए। उसके लिए तथ्य आंकड़े देने होंगे ना, कि हाँ एक्चुअल में प्रश्न पूछ रहा है तो किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है, क्यों इस टॉपिक से प्रश्न पूछा है करंट से जोड़कर। तो इस चीज़ को समझिएगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको क्या है, बहुत सी चीज़ों से मुक्त हो जाइएगा, समस्याएं आपके पास कम होंगे, आपका उत्तर बहुत अच्छा निकलेगा। तो इस तरीके से समझिए। जैसे इसलिए समझ विकसित करने के लिए देखता है, जैसे यह मुद्दा हाल में चर्चा में क्यों आया, इसकी समझ है आपके पास कि नहीं है, इसकी जांच करने के लिए देखता है। केवल घटनाओं का वर्णन करना नहीं है, घटनाओं के संदर्भ में कुछ बातें भी करनी है। इसका संबंध संविधान, शासन या समाज से कैसे है। सिंपल सा है, सारा चीज़ इसी से ऑरिजिन होता है कि हमारे संविधान से जुड़ा हुआ मामला अगर है किसी टॉपिक में, शासन से, प्रशासन से, या समाज जिस पर हम टिके हुए, जिसके लिए काम कर रहे हैं, उस पर किस रूप से वो प्रभाव डालेगा। तो आपसे यही एनालिटिकल व्यू लेगा। तो इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सी वैल्यू और जो पॉलिसी चैलेंज, जो चैलेंजेस छिपी हुई इसके अंदर, जो भी टॉपिक आपसे करंट से ऐड करके प्रश्न पूछता है, तो आपसे यही जानना चाहता है उसका वैल्यू क्या है, उसका पॉलिसी चेंजिंग किस रूप से प्रभाव डालेगा, या उससे क्या हम सीख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न बना के आपको एनालिटिकल व्यू करना चाहता है। जैसे एक प्रश्न ले लीजिए, भारत की समृद्ध विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के पूर्वानुमानित सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं, व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आ रखा है 69 या 68 में आया होगा, 69 में शायद में भी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 69 में ये प्रश्न आ रखा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या पूछ रहा है, सकारात्मक प्रश्न पूछ रहा है, नकारात्मक भी प्रश्न पूछ रहा है, सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या यही चीज़ पूछ रहा है ना, चैलेंजेस क्या होंगे, पॉलिसीज पर चैलेंजेस क्या होंगे, वैल्यू इसका क्या रहेगा, फिर चर्चा में क्यों, शासन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संविधान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए प्रश्न में झलक रहा है ना जो बातें मैं बोल रहा हूँ। ऐसे हजारों प्रश्न आप निकाल सकते हैं, इसी बेस पर सारे होंगे करंट के प्रश्न। आप यूपीएससी का निकाल लीजिए प्रश्न, बीपीएससी का, यूपी पीसीएस का, किसी भी स्टेट पीसीएस का मेंस का क्वेश्चन निकालिए जहां पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। करंट से जोड़ने का आधार यही है, इसी प्रकार के प्रश्न को जोड़ेगा। और यूसीसी एक टॉपिक था, एक समान नागरिक संहिता जो हमारा है, तो क्या है, एक टॉपिक है जिस पर हमको काम करना है। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इसलिए पूछा गया क्योंकि हाल ही में यह विधि आयोग और राज्यों के में यूसीसी चर्चा में रहा। जाइए, मैंने एटूरिया में जो बुक लिखा था उसमें करंट जो लास्ट था उसमें देखिएगा, विधि आयोग की रिपोर्ट सबमिट किया हूँ। विधि आयोग क्या, 22वां विधि आयोग क्या कहता, 23वां को क्या बोला गया, निर्देश दिया गया। अगर ये सब बातें नहीं लिखिएगा तो कैसे समझा पाइएगा। इस पर सेकेंड एआरसी का रिपोर्ट क्या बोलता है, इस प्रकार का कोई कानून हम लाना चाहते हैं, सेकेंड एआरसी जो रिपोर्ट है वो क्या इस पर चर्चा करता है, इस प्रकार के टॉपिक पर किस तरीके से प्रशासन को इसको टैकल ऑन करना है। तो इस तरीके से जब तक एग्जाम्पल नहीं, राज्यों में यूसीसी की चर्चा क्यों हुई, राज्य क्यों चिंता का विषय बना कर रखे हुए थे। तो इस प्रकार से एनालिटिकल व्यू से आपको प्रश्न उत्तर लिखने होंगे। केवल हवाबाजियाँ करने से नहीं कि यूसीसी आएगा तो देश में एक नागरिक पॉलिसी आ जाएगी, ये नहीं होगा, या इस वर्ग को उस वर्ग के साथ इस प्रकार के आलोचना कर दीजिए आप। तो ये आलोचना का कारक नहीं, उसके लिए विधि आयोग, संवैधानिक जांच कीजिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्या बोला है, कोई कमेटी बनी उसकी क्या अपनी राय है। तो इस आधार पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेनर में क्या होता है कि यह जांचना चाहते हैं धर्मनिरपेक्षता बनाम समानता, जो द्वंद्व का टॉपिक है, को कितनी संतुलित दृष्टि से समझते हैं आप। है धर्मनिरपेक्षता हमारे कॉन्सेप्ट है, उसमें समानता, क्योंकि समानता लाना हमारे समाज में ना, और धर्मनिरपेक्षता को भी कायम करके रखना है।
और आपको पता होगा, आप सभी लोग इससे वाकिफ होंगे, युक्त प्रबंधन का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ। हम समता लाने के लिए क्या करते हैं, रियल टाइम पर हम किसी के साथ अब भेदभाव भी कर सकते हैं, उसके लिए आधार बताए गए हैं किस रूप से हम भेदभाव कर सकते हैं। पर वो जैसे SC ST वर्ग को अगर उत्थान करना है तो किसी वर्ग को अतिरिक्त हम इस वर्ग को अतिरिक्त क्या देंगे, अतिरिक्त सुविधा दे सकते हैं, खास इन्हीं वर्गों के लिए योजना ला सकते हैं। तो इसके लिए कोई संवैधानिक क्या कर सकता है, बेंच पर जाकर प्रश्न चीज नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार के आपके व्यू होने चाहिए जिसमें आप यह झलक स्पष्ट बता पाए कि इस प्रकार के टॉपिक को हम कैसे समझ रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। और जब तक नहीं लिखिएगा समस्या यही सब होगा, बाकी कहानियाँ यूट्यूब पर चलती रहेंगी, बाकी लोग आपको समझाते रहेंगे। बस इस चीज़ को समझिए, जो प्रश्न BPSC करेगा आपसे, उसका बेस्ट आउटपुट लिखने के लिए, बेस्ट उत्तर लिखने के लिए आपके ये मानक के आधार पर ही आपके उत्तर जांच होने वाले हैं। मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ। अगर कोई से काट देगा, कोई से बोल दिए नहीं गलत बता रहे, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट कीजिए ताकि और भी हम वीडियो बनाए जिस पर आप लोगों को किस विषय पर वीडियो चाहिए आप लिख सकते हैं कि हाँ सर हमको ये समस्या आ रही है। अगर अधिक बच्चों की समस्या होगी उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। और ये डेली आपको हम प्रत्येक रविवार को आएगा यह वीडियो, प्रत्येक रविवार को, संडे को 8 PM में ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो क्या करना है, इस पर आप लोग सपोर्ट कीजिए, आपको जो भी समस्या लगता है। चलिए आगे बात करते हैं। किसी प्रश्न को क्यों पूछा जाएगा, इसके लिए एक ध्यान रखिए, हाउ इम्पैक्ट फार्मूला को अपनाएं। ये 3 फार्मूला WHI याद रखिएगा, इस फार्मूले को याद रखिए, इसी आधार पर प्रश्न बनाए जाते हैं। वाई, यह मुद्दा महत्वपूर्ण क्यों रहा है, इसलिए प्रश्न बनेगा। बहुत चर्चा का विषय रहा है, जैसे 70 BPSC में क्या पूछा था मेंस में, याद कीजिए, लिख दिया था 2 से 3 वर्ष रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। 2-3 वर्ष पहले का घटना है जो रूस यूक्रेन युद्ध कर रहा है और अभी तक लगातार कर रहा है। तो वो पहले ही बता दिया भाई 2-3 साल से चल रहा है, अभी वर्तमान के घटनाक्रम में क्या अपडेट हुआ वो हमको बता दो। क्लियर है? तो आपको ऐसे महत्वपूर्ण क्यों रहे उसके बारे में उत्तर लिखना है, नहीं तो पूरा कहानी क्या कर दीजिएगा आप लोग, 2-3 वर्षों का कहानी बताना शुरू करिए रूस यूक्रेन के बीच में, तो कहीं ना कहीं भटकाव हो जाता। हाउ, इसका कार्यान्वयन और प्रभाव कैसे हो सकता है, किस प्रकार यह जो घटनाक्रम है उसके क्षेत्रीय प्रभाव डाल सकता है और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को डालता है, फिर शक्ति संतुलन की स्थिति को कैसे बिगाड़ रहा है, या वैश्विक शांति को स्थापित करने UN की भूमिका को कितना प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ये सारे प्रभाव आपको दिखाने होंगे, लिखने होंगे। इसी तरीके इम्पैक्ट समाज और शासन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब लीजिए, अगर आप दोनों ये कर रहे हैं तो दूसरा देश भी करेगा, अगर हमास और इजराइल भी कर रहा है तो तीसरा देश भी करेगा। अभी देखिए, अफगानिस्तान के कुछ मंत्री भारत के दौरे पर है ना, अफगान के मंत्री जिनको परमिशन दिया गया, अब ये भारत आए हैं और क्या कर रहा है, भारत आए हैं और अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर दिया अफगानिस्तान के काबुल पर। सोच के देखिए, तो वो भी छूटा होगा। ये क्या करेगा, इसी तरीके प्रभाव परिणाम देखने को मिलेंगे। एक देश दूसरा अगर ये अपना संतुलन नहीं बनाते, UN अगर कमजोर दिखता है तो कोई भी राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को पालन नहीं करेगा, तो उसके परिणाम क्या होंगे, शासन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। हमेशा क्या होगा, समाज और शासन डरा रहेगा, कैसे हमको रिएक्ट करना है इस स्थिति में, कैसे हमको शासन प्रशासन चलाना। प्रशासन के पास अलग एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। एक तो दैनिक उसका प्रॉब्लम है ही, मान लीजिए भी एयर स्ट्राइक भारत पर हो गया, चीन कर दिया, तो भाई वहाँ के जो जहाँ जहाँ घटना घटेगी वहाँ के प्रशासन के लिए एक्स्ट्रा चैलेंजिंग है ना, तो उसके लिए प्रशासन कैसे काम करेगा उसके संदर्भ में उत्तर लिखना है। तो इस चीज़ को समझिए, आपको WHI फार्मूला पर काम करना है और इसको जिस दिन पकड़ लिए, जिस तरीके से हर उत्तर में डालना शुरू कर दिए, आपका उत्तर बेहतर हो जाएगा। चलिए, इसके अतिरिक्त क्या करना है, चलिए इसके अतिरिक्त क्या करना है, तीसरा सबसे बेस्ट है जो लास्ट टॉपिक आज हम लोग करेंगे, और इसी के आधार पर चीज़ों को लास्ट में एक और भी बताएंगे कि इस पर लास्ट में आपको किस चीज़ पर टिके रहना है। सारी कहानियाँ पढ़ लेने के बाद 3 ऐसा कीवर्ड है जिस पर को काम करना है, ठीक है। तो चलिए, जैसे बेस्ट आंसर राइटिंग स्किल विकसित कैसे करें, तो सबसे पहले क्या करना, प्रश्न को सही से समझना है। अगर प्रश्न को बिना समझे उत्तर लिख रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं तो ये अधूरा होगा और प्रश्न के डिमांड से बहुत कोसों दूर होगा। तो इस चीज़ को आपको पहले समझना है। क्लियर है? तो चलिए, अब क्या करना, सबसे पहले प्रश्न के 3 हिस्सों को बांटिए। निर्देशात्मक शब्द किस प्रकार के पूछे, जैसे डिस्कस, क्रिटिकल, एलुबेट या एनालिसिस करने बोल रहा है, आपको पहले उसको क्या करना, निर्देश जो देने वाला शब्द है उसको क्या करना, अलग करना है। उसके बाद
कीवर्ड्स इसके क्या है, जैसे प्रश्न के मुख्य शब्द पहचाने और उन्हीं पर केंद्रित करें। उसका कीवर्ड्स क्या है, क्या डिमांड करा, D1 D2 जैसे बताते हैं ना, प्रश्न का डिमांड क्या है, D1 यह है, D2 है, तो D3 है। तो क्या करना, डिमांड को, कीवर्ड्स को पकड़ना। थीम इसका क्या है, प्रश्न क्यों पूछना क्या पूछना चाहता है, जैसे तथ्य विश्लेषण या राय आपसे पूछ रहा है, इन दोनों के आधार पर आप बता सकते हैं कि हाँ हमको उत्तर इसी संदर्भ में देना है। क्लियर है, तो आपको यह काम करना। उदाहरण जैसे सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व पर चर्चा करें। अब सामाजिक आर्थिक न्याय कीवर्ड्स है, सुनिश्चित करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो यह भी एक क्या है, कीवर्ड है। इसके सिद्धांत क्या है, उसके महत्व पर चर्चा करें, वर्तमान में महत्व क्या उसके हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये दोनों सारे चीज़ों का महत्व क्या है यह बताना है। तो ध्यान रखिएगा, तो निर्देशात्मक शब्द को डिस्कस करना है, कीवर्ड में निर्देशक जो सिद्धांत है, सामाजिक और आर्थिक न्याय है, उस पर चर्चा कर देना है। और थीम क्या, इन सिद्धांतों की भूमिका को संतुलित चर्चा कर देना, किस रूप से वो भूमिका रख रहा है हमारे शासन प्रशासन के लिए, एक दैनिक जीवन में लोगों के लिए क्या महत्व रखता है, इसकी चर्चा करना, उत्तर निकल कर आ जाएगा, बेस्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सबसे पहले निर्देशात्मक जो शब्द है, जो आपको निर्देश दिया जा रहा है प्रश्न में कि भाई आपको चर्चा करना है, भाई आपको क्या करना है, क्रिटिकल एग्जामिनिंग करना है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है, तो आपको वही काम करना है, अपना ज्ञान नहीं डालना है, ठीक है ना। और उसके बाद कीवर्ड और थीम को पकड़ लीजिए। आपका अगर इसके आसपास भी अगर रहें आप, मान लीजिए 25% भी आसपास रहें, तो आपका उत्तर सबसे बेस्ट हो जाए। क्योंकि ध्यान रखिए बहुत से बच्चे इसको कर ही नहीं पाते, प्रश्न देखते हैं शुरू हो जाते हैं, हाँ आलोचनात्मक है, ठीक है आलोचनात्मक हम कर देंगे, गुण दोष क्या पूछ रहा है वही नहीं देख पाते, या उसका किस प्रकार से सिद्धांतों की भूमिका संतुलित रूप से मैनेज करना है। क्योंकि सामाजिक और आर्थिक न्याय अलग कॉन्सेप्ट है, सुनिश्चित करने में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब इसमें मौलिक अधिकार का भी कुछ चर्चा आप कर सकते हैं, कैसे मौलिक अधिकार भी इसे सुनिश्चित कर रहा है, उसमें नीति निर्देशक तत्व को बल मिल जाता है, तो उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ डाल के अतिरिक्त चीज़ें दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्लियर है, तो चलिए अब है कि उत्तर की संरचना, स्ट्रक्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर जब तक नहीं कीजिएगा बेस्ट उत्तर नहीं है। जैसे आपको एक तार्किक सुव्यवस्थित और ढांचा बनाना आवश्यक है कि प्रश्न के अनुसार वो तार्किक हो, प्रश्न का डिमांड हो उसी के अनुसार वो बनाया गया उसका उत्तर प्रारूप होगा, सुव्यवस्थित हो, सभी चीज़ें कनेक्टेड हो एक दूसरे से। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन, बॉडी और जो कंक्लूजन है, IBC है, इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करके जाना है। उससे हर प्रश्न में ये चीज़ें कीजिए। मैंने इस पर चर्चा भी किया है कैसे इंट्रोडक्शन बनाना है। तो जुड़ी परिभाषा, संदर्भ, आंकड़ों को क्या करना है, मूल भाव से जोड़ सकते हैं ताकि उत्तर आपका बहुत अच्छा निकल कर आ पाए। संविधान, ऐतिहासिक संदर्भ, अनुच्छेद और घटना का उल्लेख कीजिए। कोई संबंध उसका संविधान के अनुच्छेदों से है या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के किसी जजमेंट से आ रहा है, निकल के आ रहा है, या ऐतिहासिक संदर्भ है तो उसकी चर्चा वहाँ कीजिए। बड़ी में क्या कर सकते हैं, 2-3 उप शीर्षक बनाइए, जैसी आवश्यकता लगे। लॉन्ग क्वेश्चन है तो ज़्यादा बना सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 2-3 पर ही रहिएगा, ज़्यादा कीजिएगा फिर आपको समस्या हो जाएगा। पैराग्राफ और बुलेट में तथ्य लिखे, जैसे पैराग्राफ बुलेट यूज़ कीजिए, जो मिक्स वाला मैंने बताया, पूरा बुलेट में ही शुरू नहीं हो जाइए, भूमिका पैराग्राफ में लिखिए, उसके बाद बुलेट में आइए, शीर्षक देके बुलेट में लिखना शुरू कीजिए, फिर आप लास्ट में क्या कीजिए, पैराग्राफ में डाल दीजिए, तो उत्तर बेहतर हो जाएगा। डेटा, उदाहरण, आयोग रिपोर्ट, केस लॉ, जो केस स्टडी है, मैं जो बात करता, नीति, संविधान, अनुच्छेद आदि को जोड़े, जिस तरीके डिमांड हो प्रश्न का उसके अनुसार आप कुछ भी डालिए, ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा आयोग का रिपोर्ट, संवैधानिक स्थिति, जैसे अनुच्छेद में क्या बात की गई, कोई केस स्टडी राज्यों का है उसे मर्ज कीजिए, डालिए, ऐड कीजिए, तो और भी बेहतर उत्तर निकल कर आएगा। उसके बाद जहाँ संभव हो डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल का प्रयोग करें। अब तो ये डिमांड हो गया है क्योंकि कम जगह पर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो डिमांड है प्रश्न को, इसकी एक जगह क्या करें, इंट्रो में बता दीजिएगा, कहीं पर भी जगह देकर, तो क्या होगा कि एग्जाम जो कॉपी चेक करेगा आपको उसको पहले से पता जाए भाई इसके अंदर वो क्या लिख रहा होगा बच्चा। तो क्या करना है, इसके लिए आप डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल यूज़ कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। फिर उसके बाद प्रश्न के अनुरूप संतुलित निष्कर्ष लिखें। निष्कर्ष में वो बातें होनी चाहिए जो भूमिका में स्टार्ट किए हैं, जो आप मेन बॉडी लिखे उसका कंक्लूजन आपका होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा निष्कर्ष में आप विजन भी बता सकते हैं, अपना विजनरी व्यू के तौर पर लिख सकते हैं। तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को जहां नैतिक दायित्व देता है उस कार्य को करने के लिए, वहीं मौलिक अधिकार उसे प्रतिबद्ध बनाने के लिए भी प्रयासरत रहता है, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा समय समय पर इससे संबंधित
कार्य गतिविधि करते हुए देखा जा सकता है, जिसका कुल परिणाम यह होता है कि सामाजिक जीवन में मानव को, सामाजिक जीवन में भारतीय लोगों को उसका लाभांश प्राप्त होता है। बस उत्तर तो यही लिखना है निष्कर्ष के तौर पर। तो बहुत आप सारा डिटेल कर लीजिए, जो पीछे का प्रश्न था उसी के आधार पर मैंने उसका निष्कर्ष बता दिया। तो आप इस तरीके से निष्कर्ष संतुलित दे सकते हैं, जहाँ पर सभी का भूमिका बता दे रहे हैं, प्रश्न का डिमांड बता दे रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। अब है प्रस्तुति शैली, इंपॉर्टेंट है। बेस्ट आंसर राइटिंग में प्रस्तुति शैली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन स्टाइल कि किस प्रकार से आप उत्तर को लिखना चाहते हैं। सभी बच्चे का अपना अपना, सभी स्टूडेंट का, एस्पिरेंट का अलग अलग टेक्निक होता है, पर ध्यान रखिएगा नंबर उसमें उसको अधिक मिलेगा ना जो बीपीएससी का पैटर्न होगा। बीपीएससी का एक मानक है, उस मानक के आसपास होइएगा, आसपास होइए। जो तो आगे जो मैंने बताया है जिस आधार पर, वही मानक उसका है। तो उस मानक को क्या करना है, याद कर लेना है, उस पर प्रैक्टिस करना है, बार बार देखते रहिए। इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। क्या करना है, इसको रख लेना है और उसी के आधार पर क्या करना है, की नोट्स के तौर पर आप इसको कंप्लीट कीजिए। क्लियर है। तो उत्तर निर्धारित शब्दों में होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, संतुलित। ये पहले कीवर्ड पकड़िए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, निर्धारित शब्द होना चाहिए। शब्द सीमा का उल्लंघन बार बार मत कीजिएगा, नहीं तो अंत में आपका गला फंसा देगा वो। तो ये चीज़ याद रखिएगा। सटीक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, जो भी बात लिख रहे हैं स्पष्ट होना चाहिए और संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। अंडरलाइन करें मुख्य शब्द को, अगर प्रस्तुतिकरण करें ये भी बेहतर है। डायग्राम या माइंड मैप का दृश्य भी प्रभाव बनाए, ताकि सामने वाले को लगे नहीं बहुत अच्छा विजन इसके पास है। प्रशासन में जाएगा तो अगर सचिव आपसे कुछ ऑर्डर मांगेगा, कुछ डीएम से कि किसी घटना का ब्रीफिंग करके दीजिए, तो आप उससे डीएम से नीचे के पद पर होंगे तो डीएम आपको बोलेगा, तो ब्रीफिंग कराना आपको पता होगा। क्लियर है। इसलिए सब चीज़ों की चेक होती है। अब है कि उत्तर का तथ्य विश्लेषण और दृष्टिकोण का मिश्रण बना कर रखिए। तथ्यगत भी जानकारी दीजिए, विश्लेषणात्मक भी जानकारी दीजिए, दृष्टिकोण विजनरी भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए मिश्रण बना कर रखें, उसके लिए इंटीग्रेट करके रखें, ताकि और भी बेहतर रहे। हैंड राइटिंग साफ सुथरी और जो स्पेसिंग जो है यूनिफॉर्म रखें। ध्यान रखिएगा, यह इसलिए भी ज़रूरी है ना कि पढ़ने लायक कम से कम होना चाहिए। पढ़ने लायक, मेरे हैंड राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, पर आप लोग कोशिश कीजिएगा पढ़ने लायक ज़रूर हो। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे शब्दों में लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं कि फिर ऐसा ही लिख दीजिएगा कि बेचारा जो चश्मा लगाए होंगे, सामने वाले बुजुर्ग होंगे, उनको पढ़ा ना जा सके। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है अंत में। इससे थोड़ा सा, अगर किन्हीं का बहुत अच्छा हैंड राइटिंग है तो थोड़ा सा उनको तो मिल ही जाता है प्लस पॉइंट, पर इतना भी नहीं मिलता जिससे आपका रिजल्ट प्रभावित करेगा। पर ध्यान रखिएगा, अगर 1-2 नंबर भी अगर इसमें ऐड हो गया, कुल में मान लीजिए 5 नंबर ऐड कर दिया खुश होकर आपसे, तो प्रभाव तो कुछ ना कुछ तो छोड़ ही देगा ना ये। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रभाव उनको ज़्यादा काम देगा जो बॉर्डर पर खड़ा होंगे, जो बॉर्डर पर खड़ा होंगे, और जिनका लिस्ट बनेगा उसमें जो 1-2 नंबर से, मान लीजिए एसडीएम का जो लिस्ट बना, मान के चलिए मैं नंबर एक बता रहा हूँ, 500, मान लीजिए 580 पर उनका रिजल्ट आया, और कोई 579 है, तब सॉरी 579, हाँ एसडीएम का जो है, एसडीएम का उसका DISP का मान के चलिए, तब क्या होगा, 1 नंबर में आप प्रशासन में चले जाते, 1 नंबर में पुलिस में आ गए। तो ये अंतर क्रिएट करेगा थोड़ा सा। तो क्या करना है, तो आप हैंड राइटिंग कीजिए, या तो फिर मान लीजिए कटअप मान लीजिए 480 रहा, इंटरव्यू फाइनल का लिस्ट का कटअप जो रहा, मान के चलिए 480, और मान लीजिए आपका 479 है, तो इसमें आने पर आपको एक अधिकारी बन जाइएगा, और यहाँ रहने पर एक फिर से स्टूडेंट रहिएगा। तो थोड़ा सा क्या करना है, इस सब में अगर थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, तो मरने वाली स्थिति जब रहती है ना, तो उसमें काम देता है। उस समय पता चलता है यार थोड़ा सा हम इस पर मेहनत कर लेते ना, हमको मेरे न सिलेक्शन होने के कारण मेरा भी एक ये भी है, जो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं इस पर काम कर लेता, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मुझे प्लस पॉइंट, क्योंकि मेरा जो फाइनल रिजल्ट मिला है, छूटा है, एक बार 7 नंबर से छूटा है, जिसमें मेरा DI मात्र सही हुआ था, DI में मात्र मेरा 32 नंबर सही हुआ था। मैं क्वेश्चन ये गलत कर दिया था पूरी तरह, जैसे आम तरीके से होता है, और शुरुआती दौर में आपको पता नहीं चलता है। एक बार मेरा 3 नंबर से रह गया, रीज़न उसके पीछे है कि इंटरव्यू में कुछ कम हो गया, कुछ बातें ऐसे मैं बोल दिया, क्योंकि उस दौरान मैं NGO में काम करता था। तो ये सब काम जो है ना आपको समस्या देगी, तो क्या करना, पहले से प्रैक्टिस करना। और भी था जिस पर मैं कभी चर्चा कर लूँगा,
चलिए इसके अतिरिक्त क्या करनी है, अगर ये हो जाता है तो अब है कि कंटेंट बिल्ड करना है। कंटेंट बिल्ड कैसे करिएगा भाई, तो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक बेसिक समझ बनाए। अगर लास्ट में है अभी आपका, अगर मान लीजिए आप 72 दे रहे हैं, 72 दीजिएगा, 73 दीजिएगा, 74 दीजिएगा, तो आपको गाइड से कभी कंप्लीट नहीं करना है। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक को बेसिक बनाकर अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना है। और मान लीजिए जिनका भी 71 है, बीपीएससी मेंस देना है, 71 देना है, तो क्या करना है, उसके लिए आपके नोट्स पर जाना है। कुछ कंटेंट आप मार्केट में मिलेंगे उसके साथ रह के, और पहले के जो आपके बने हुए हैं थोड़ा सा समझ विकसित करनी है, और कुछ का हेल्प भी ले लेना है, ताकि आप अंतिम समय में जो बचे हुए 100 दिन है उसमें बेहतर काम कर पाए। और जो बच्चे अगले राउंड के लिए है 72, 73, 74, तो कान में पकड़, कान में डाल लीजिए और दूसरे तरफ बंद कर दीजिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं काम करना। नहीं करिएगा तो कष्ट वही होगा जो इन बच्चों का भी हो रहा होगा, जिनके पास अच्छे कंटेंट नहीं होंगे। सबसे बड़ी समस्या होता है अच्छे कंटेंट का, कि हाँ टू दी पॉइंट वो कंटेंट हो, उसमें उतना ही लिखा जाए जितना एग्ज़ाम में हम लिख सकते हैं, उसी दिशा में हो जो एग्ज़ाम में प्रश्न आए। यह सबसे बड़ी समस्या होती है, जिसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम लगी हुई है कि आप लोगों को बेहतर कंटेंट दे सके, तुलनात्मक रूप से कंटेंट दे सके। बेचारे जैसे अगर मान लीजिए कपूरी ठाकुर के बारे में कुछ विचार पूछ रहा है, तो आप तुलनात्मक भारतीय प्रमुख नेताओं के साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन कर पाए। उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को पीडीएफ भी दिया था, तो आप लोग उसको देखिएगा। अब है इसके बाद सेकेंड एआरसी। अगर प्रशासन में जाते हैं, इस एआरसी रिपोर्ट को पढ़े बिना जाते हैं, तो आप में विजनरी व्यू कम होगा। प्रशासन किस प्रकार की समस्या झेल रहा है किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर, उसकी समझ नहीं होगी, या सरकार किस रूप से काम करेगा आगे, इसकी भी समझ नहीं होगी। इसलिए सेकंड एआरसी रिपोर्ट जो आपको बैठी थी, उसकी रिपोर्ट को जरूर पढ़िए। उसके लिए मैं पीडीएफ बना के पहले एक बार भेजा था, फिर से मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ताकि आप लोग इस पर एक बार वर्कआउट कर लीजिएगा। जैसे पंचायत के लिए क्या सुझाव दिया, जैसे पुलिस के लिए क्या सुझाव दिया, या महिला भागीदारी के लिए किस प्रकार का सुझाव दिया, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट को जरूर आप क्या कीजिए, वॉच रखिए। नीति आयोग की रिपोर्ट कोई भी आती है किसी भी रूप से, तो जो आपको सिलेबस के अनुसार, जो टॉपिक के अनुसार आ रहा है, उसको जरूर राइट डाउन कीजिए। जो आगे जो 72, 73, 74 एग्जाम देंगे, अब के बच्चे को मैं अभी दे दूंगा, जो मैं आप लोगों को डाटा फैक्ट देता हूँ ना लास्ट में, डाटा एंड फैक्ट, उसके तहत मैं इसको रिपोर्ट के सारे तथ्य दे दूंगा। उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, कि हम कहाँ से करेंगे सर। पर 72, 73, 74 आपको अभी से तैयारी करना, लगे रहिएगा तो ज़्यादा आप आउटपुट ले पाइएगा, नहीं तो भटकते रहिएगा इस ब्रह्म जाल में। पीआईबी योजना कुरुक्षेत्र से क्या करना है, अपने नोट्स को कलेक्ट करना है और उसको अपने अनुसार बेहतर करना है, जो 72, 73, 74 है, ठीक है ना। और 71 के लिए हम आपको जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक, उसके लिए आपको पीडीएफ बना के देंगे, जो आप लोगों को निपुण सीरीज चलेगा उसमें। ये ध्यान रखिए, इसमें डेट चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि पर पूजा फेस्टिवल की चीज़ें चल रही हैं, तो प्लान हम लोग कर रहे हैं इसको इस तरीके से शुरुआत किया जाए जहां पर हम लोग रेगुलर वे पर कर पाए। तो थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है, इसलिए फिर जब से भी स्टार्ट होगा इसमें सारी चीज़ें आपको दे देंगे, ताकि आप एग्जाम में बेस्ट कंटेंट को लिख पाए। नेक्स्ट है, हर विषय के लिए वैल्यू एडिशनल नोट्स बनाए। अपना वैल्यू एडिशनल नोट्स बनाए, जो भी आप लोगों को दिया जाएगा, कहीं से भी, किसी संस्थान से आप काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसके यहाँ टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उनके नोट्स अब प्लस आपके जो नोट्स हैं, दोनों को मर्ज कीजिए और वैल्यू ऐड करके क्या कीजिए, एक अलग से क्रिप्स नोट्स बनाइए। और क्रिप्स नोट्स नहीं बनाइएगा, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले रिवीजन मोड में नहीं आ पाइएगा, धरा का धरा रह जाएगा। मेरे पास कुछ ऐसे मित्र भी हैं जो तैयारी इस बार 70 का कर रहे थे, इसलिए मुझे कभी हंसी बढ़ जाती है उनको। तो मेरे रूम में आके, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे रूम में आके वो थोड़ा सा पैनिक हो जा रहे थे कि कैसे मेरा होगा, नहीं होगा। तो क्या हुआ कि उनको एग्ज़ाम से पहले मैंने एक ही शब्द बोला था, क्रिप्स नोट्स बना के रखिए हर टॉपिक पर। अभी आपको लग रहा होगा कि मेरी तैयारी नहीं है, आपको लग रहा होगा किसी टेस्ट सीरीज में दे रहे हैं तो वो चीज़ें नहीं निकल पा रही है जो और बच्चे दे रहे हैं। तो इसी बात पर उन्होंने विश्वास करके, वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, जबकि मैं हिंदी मीडियम का
सारी चीज़ों को कवर करता हूँ इंग्लिश मीडियम के, फिर भी आके मेरे रूम में बैठते क्योंकि कलीग दोस्त हैं तो ठीक है। तो उन्होंने क्रिप्स नोट्स बना लिया सारे टॉपिक का, पर ईमानदारी से उन्होंने बनाया। एग्ज़ाम से पहले वो जिस संस्थान में गए टेस्ट देने, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम था मेंस का, क्या हुआ कि उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं होता था जो एक औसत स्टूडेंट का होना चाहिए, और वो मेरे रूम में वो बुक उनका क्वेश्चन लेके हाफ लिख कर आके बैठ जाते थे। तो फिर भी मैं उनको यही बोलता था कि आप सारी चीज़ों को छोड़िए, क्रिप्स नोट्स पर फोकस कीजिए, नोट्स पर फोकस कीजिए। अभी मैं बताऊंगा ये क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो जब वो एसए का टेस्ट हो किसी संस्थान में, जीएस का टेस्ट हो, आधा अधूरा लिख कर, क्योंकि वो एक ही बात वो बोलते हैं, सर शब्द नहीं मिल रहा है, हम कैसे इसको कवर, क्योंकि अभी हमको वो शब्द सर ही बोलते हैं, मित्र हैं फिर भी सर सर ही बोलते हैं। तो सर हमको शब्द नहीं मिल रहा है, हम कैसे आगे बढ़े इसके लिए। तो मैं पैनिक नहीं हुआ, इनको बस एक ही चीज़ बोला, क्रिप्स नोट्स बनाते रहिए, इसको छोड़िएगा मत। अब बाकायदा वो मेरे रूम पर आके क्रिप्स नोट्स भी बनाए हैं, ऐसा नहीं, बहुत से टॉपिक पर, इकोनॉमी का, साइंस टेक पर, पॉलिटी का, क्रिप्स नोट्स मेरे रूम पर वो जो बच गया था वो बनाए हैं मेरे सामने। अब एग्ज़ाम जिस दिन था उनसे एक ही बात मैंने बोला एग्ज़ाम के एक दिन पहले, आपको कुछ नहीं सोचना है, जो आपने क्रिप्स नोट्स पढ़ा है उस क्रिप्स नोट्स पर भरोसा कीजिएगा, और एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएगा उसी के अनुसार आंसर लिखिएगा। अब मज़े की बात है, उनका पेन 3 घंटा नहीं रुका, और क्या बोलते हैं बाद में कि सर जितना टॉपिक मुझे याद आ रहा था, मुझे लग रहा समय का कमी हो गया। सोच के देखिए कितना ये क्रिप्स नोट्स काम देगा आपको। अब मैं रियल एग्जाम्पल, उनका सिलेक्शन भी होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार इंग्लिश मीडियम उनका मेंस क्लियर हो रहा है। अब पद कौन सा मिलेगा वो समय पर बताएगा इंटरव्यू लेवल पर, मुझे भी विश्वास अंदर से लग रहा है, जो उनका क्रिप्स नोट्स मैंने देखा था उसके आधार पर अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है, मैं वादा करता हूँ आप लोगों को, उनका वीडियो ये आप कटिंग रखिएगा, और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको ये इसका कितना इम्पोर्टेंस है क्रिप्स नोट्स का। दुनिया कुछ भी कह ले, ठीक है ना, कोई भी टीचर, कोई भी यूट्यूबर आपको कुछ भी कह ले, आप इसको मत छोड़िए, नहीं तो कोई साथ नहीं देगा। एग्ज़ाम हॉल में यही आपका साथी बन के है ना खड़ा रहेगा, क्रिप्स नोट्स, जो आप छोटे छोटे टॉपिक बना कर रखिएगा, उसके बारे में अपने एनालिटिकल व्यू रखिएगा, या जो भी आपने पढ़ा है जिस तरीके से आप समझ पा रहे हैं उसका क्रिप्स नोट्स, और आज से बनाना शुरू कर दीजिए। अब मेरे जो भी एस्पिरेंट है, मेरे जो निर्देशन में काम करो, सारे काम करते हैं ये क्रिप्स नोट्स बनाना। पहले ही शर्त पर मैं रखता क्रिप्स नोट बना के ग्रुप में भेजिए, तो ये काम कीजिए आप लोग। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा आर्टिकल से जोड़िए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है, संवैधानिक भारतीय संविधान जो चर्चा है उससे किसी टॉपिक में कंटेंट में जोड़िए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट, स्कीम डाटा जो आ रहे हैं उसके साथ ऐड ऑन कीजिए, और भी अच्छा उत्तर निकल के आएगा। फेमस कोट आप डाल सकते हैं जहाँ पर जिस तरीके से गांधी, अंबेडकर, ईटीसी। अब ध्यान रखिएगा जीएस में क्या होता है, अधिक कोट यूज नहीं करना, जैसे एसे में करते हैं ना कोट यूज, जैसे पर अब ध्यान रखिए एसे के प्रत्येक पैराग्राफ में आप कोट यूज कर सकते हैं, या इस तरीके से शुरुआत कर सकते, कोई इशू नहीं है। प्रत्येक प्रश्न में 3 प्रश्न है वहाँ कर सकते हैं, पर जीएस में क्या है, प्रत्येक प्रश्न में नहीं करना है, ठीक है ना, पैराग्राफ में भी नहीं करना है। अगर लगेगा कि हाँ, जैसे आपको शराबबंदी का क्वेश्चन आ गया, या पंचायती राज में स्थानीय स्वशासन की बात हो, बिना गांधी के बात की आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो गांधी का थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। अगर सामाजिक न्याय की कोई टॉपिक आ गया तो बिना अंबेडकर जी को क्या किए चर्चा की आगे बढ़िएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, अगर कर देते तो और भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। दिक्कत तो कुछ नहीं होगा पर इम्प्रूवमेंट जरूर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इस तरीके का प्रयोग करके एक बेस्ट कंटेंट बिल्ड कर सकते, बना सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको कम कष्ट होगा। लास्ट में वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए। देखिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है किसी टॉपिक में, क्या लिख रहे हैं, क्या निकल कर आ रहा है, और वो जो कॉपी चेक करे उसको क्या वो चीज़ समझ पाएगा। इस चीज़ का 3 धारणा को याद रखिएगा, आपके उत्तर में होनी चाहिए। जैसे बीपीएससी विश्लेषणात्मक सोच चाहता है, ना कि रटतू जानकारी, को रट के जाते हैं ना, उनका नहीं तो सारी कॉपियाँ वहीं मिलेगी रटा हुआ, एक ही फॉर्मेट पर, एक ही तरीका से, एक ही एग्जाम्पल, एक ही हेडिंग के साथ। तो पहले ही आप बाहर हैं, आपको नंबर नहीं मिलेगा, और आपको औसत नंबर मिल जाएगा तो फिर आप रोना रोइएगा, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, किस तरीके से हो गया, मैंने तो मेहनत बहुत किया था या की थी। तो कारण यही था
कि आप में एनालिटिकल व्यू करने वाला गुण आपने डेवलप ही नहीं किया कि आपके कॉपी को अलग बना दे। अब मैं अपने अभ्यर्थियों को यही बात बोलता हूँ, या आप लोग सुन रहे हैं इस चीज़ को, मैं इसी पर फोकस करता हूँ। आपकी कॉपी जैसे वो देखे अलग रखे पहले, भाई इसको हम थोड़ा देर बाद चेक करेंगे, थोड़ा चाय पानी पी ले, माइंड फ्रेश कर ले, तब इसके प्रश्न कॉपी को देखेंगे, क्योंकि ये लिखा बहुत अच्छा है या लिखी बहुत अच्छी है, तो थोड़ा सा उस पर आपको प्लस पॉइंट हो, नंबर अधिक मिल जाएगा। तो आपको क्या काम करना है, यही काम करना है। क्लियर है? इसके अतिरिक्त हर उत्तर में बैलेंस रहना है, एथिकल रहना है, एथिकल टोन के साथ होना चाहिए। एथिकल मतलब क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं कि वैचारिक रूप से एथिकल हो जाना है, प्रश्न के साथ न्याय करते हुए दिखना चाहिए, टॉपिक के साथ न्याय करते हुए दिखना चाहिए। अगर टॉपिक में अगर आलोचनात्मक परीक्षण कर रहा है तो आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, पर उसके साथ प्रशासन के साथ न्याय कीजिए। ऐसा नहीं कि इसका विरोध प्रदर्शन खड़ा कर दीजिएगा, नहीं तो एक कॉपी मुझे याद आ रहा है, एक स्टूडेंट जो जब मैं तैयारी करता था तो उस दौरान एक मित्र ही थे, स्टूडेंट कहिए उनको, अब उन्होंने गांधी के बारे में कुछ ऐसा शब्द लिख दिया था ना, क्या बोला जाए, गांधी आपके नज़रिए से गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, ठीक है ना, वो वैचारिक रूप से आपका विश्लेषण का आधार बन सकता है, पर जब निष्कर्ष लिखिए तो हमेशा ध्यान रखिए टॉपिक जो प्रश्न पूछा गया है उसके साथ पॉजिटिव रहिए। अगर यह नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आपका पैर ना कब्र में ले जाने वाला खुदा वो रास्ता तय कर देगा। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि बैलेंस और एथिकल बना के रखना है। टोन हमेशा एथिकल होना चाहिए, नैतिकता के आधार पर, नैतिक आधार पर आपका होना चाहिए। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, अब इसके अतिरिक्त क्या करना है? उतना कहानी पढ़ लेने के बाद, समझ लेने के बाद, सर इतना होगा हम लोग से? तो बिल्कुल होगा, लगातार प्रयास कीजिएगा, होगा। हम और हमारी टीम लगी हुई इसके लिए, आप हमसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए विभिन्न चीज़ें चलाई जा रही है। बस इस दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, जो नंबर आप लोगों को स्लाइड में दिखता है, या मेल आप कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, अंतिम में फोकस क्या करना है? सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, फोकस क्या करना है? ये 3 चीज़ पर फोकस करना है। डिस्कस करना अपने वैचारिक रूप से, किसी भी टॉपिक में अगर बात हो रही है तो उसका डिस्कस लाइए, इसका विभिन्न आयाम क्या हो सकता है, सोचिए उस प्रश्न के बारे में, या अपने मित्रों के साथ भी कर सकते हैं, अपने कलीग फ्रेंड के साथ एक ग्रुप छोटा बनाइए जो केवल प्रोडक्टिविटी की बात करता हो। केवल यह नहीं कि आए तो कहानियाँ शुरू कर दे अपना अपना सब, केवल उसका यह गुण हो कि हमको अधिकारी बनना, हमको एक सीट लेना है। अगर वैसी क्षमता का कोई ग्रुप बनता है तो ज़रूर बनाइए आप लोग, और डिस्कस कीजिए किसी टॉपिक के विभिन्न डायग्राम पर। या तो स्वयं से आप आकलन कर सकते हैं कि हाँ, इस टॉपिक का हम कितना विश्लेषणात्मक अध्ययन करें, या अगर प्रश्न पूछ दे, अभी हाल ही में घटना हो रहा है ट्रंप नीति का, तो वो किस किस एंगल से प्रश्न पूछ सकता है। अगर उस प्रकार के एंगल से प्रश्न आ गया तो उसका उत्तर हम किस रूप से लिखेंगे। तो इसके लिए आपको डिस्कशन करना है, खुद से या अपने मित्रों के साथ कर सकते हैं। अब है कि एक तुलनात्मक अध्ययन जरूर आप कीजिए। प्रश्न हो तो ध्यान रखें, उससे पहले की तैयारी यह होनी चाहिए ना, अब उसका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। अगर राज्य की समस्या है तो अन्य राज्यों के साथ कीजिए, भारत के साथ कीजिए उस समस्या का तुलनात्मक अध्ययन। अगर भारत की समस्या है तो भारत का जो समस्या है उसको विश्व के अन्य देशों के साथ तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। कोई उसमें सबसे बेस्ट किया होगा, उस समस्या पर अपना निदान दिया होगा, समस्या का निदान दिया होगा, तो क्या करना है, उसका केस स्टडी दीजिए। हाँ, इस पर काम करेगा तो और भी बेटर आउटपुट आएगा। तो कहने का मतलब तुलनात्मक विषय के साथ तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो क्या होगा कि ये 2 चीज़ कीजिएगा तो रिजल्ट जो मैंने बात बोला ना ऊपर, उसका मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाएगा। और ये हर प्रश्न में करिएगा तो होना शुरू हो जाएगा। लास्ट में क्या करना है, सेल्फ असेसमेंट करना है। आप वीक में रख सकते हैं 1 दिन, या 15 दिन पर 1 दिन। जो आप वीक में पढ़ रहे हैं, भाई उसका आउटपुट क्या आया, आखिर कितनी बातें मुझे समझ में आई, कितनी बातें नहीं समझ में आई, जो नहीं समझ में आई भाई क्यों मैं भूल रहा हूँ, ठीक है ना, या क्यों उसका नहीं एग्ज़ाम आंसर राइटिंग कर रहा हूँ तो उसमें लिख पा रहा हूँ, इसका आकलन कीजिए। तीसरा बात इसमें याद रखिएगा कि जब पॉजिटिव बातें होती हैं तो नेगेटिव बातों को है ना छोड़ना नहीं है। कुछ नेगेटिव आपकी बातें हैं ना, एक दिन ऐसा हो जाएगा, भर जाएगा, छोटी छोटी गलतियां होंगी, उसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, उस पर वर्क करना शुरू कीजिएगा, उसको ठीक करने का। तो सेल्फ असेसमेंट क्या होगा, आपको
इन कमजोरियों जो बाय प्रोडक्ट के तौर पर ना जाने अनजाने में आपसे हो जाता है, उसको ठीक करने का अवसर देगा। और ये लगातार जब पैटर्न आपके अध्यापन में पैटर्न में शामिल हो जाएगा ना, तो ये चीज़ मान के चलिए आप उन अभ्यर्थियों से लाख गुना अच्छे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आपका विज़न आज स्पष्ट होगा। आपको किसी विषय पर अगर बोलने दे दिया जाए तो आप अच्छे तरीके से बोल पाइएगा इंटरव्यू में, या किसी टॉपिक पर अच्छे से लिखने दिया जाए तो लिख पाइएगा। तो इस तरीके से आप कर पाइएगा। तो इसके लिए 3 कॉन्सेप्ट लास्ट में याद रखना है। आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, डिस्कस कीजिए, और सेल्फ असेसमेंट तो जरूर कीजिएगा, और वो अपने अनुसार होना चाहिए, किसी के कहने पर नहीं कीजिएगा। क्लियर है? अब इतना कहानी होने के बाद अगर आपको लगता है कि हमसे जुड़ना चाहिए, हमारे साथ काम करना चाहिए, तो हमसे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, सर हम आपसे जुड़कर काम करना चाहते हैं। तो आपको बहुत से बीपीएससी के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, CMS, और आपको CTA अब स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग जो टॉपिक एनालिसिस, कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस कराएंगे। और जो CMS है, कंप्लीट मेंस स्ट्रेटजी का प्रोग्राम जो हम लोग चला रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जिसमें आपको 85 टेस्ट दिया गया है, उसका लाभ ले सकते हैं। उसके लिए नोट्स भी आप लोगों को दिया जा रहा है, क्रिप्स नोट्स बनाकर, तुलनात्मक नोट्स जो है आपको दूसरे टॉपिक से तुलनात्मक करके दिया जाता है, तो आप उसको वहाँ से प्राप्त कर। CTA हम लोग लेकर आ रहे हैं जल्द, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। और मेंटरशिप में आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेंटरशिप में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ मैसेज कर सकते हैं। विजिट कर लीजिएगा www.bauddhyukticlasses.in पर। आप वहाँ पर बीपीएससी से संबंधित बहुत चीज़ें आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किन्हीं को मेल करना है तो इस नंबर पर मेल कर लीजिएगा bauddhyukticlasses@gmail.com। आप यहाँ मेल करके भी अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, और बेहतर चीज़ें हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको अलग हम लोग फील देंगे, जिसके माध्यम से आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा और एग्ज़ाम में आप सबसे बेस्ट कैंडिडेट के तौर पर उभर कर आएंगे। और जैसी खुशी 70वीं बीपीएससी के बच्चे के थी, वैसे ही खुशी आपके भी चेहरे पर होगी। बस प्रयास करना होगा, पहला स्टेप आपको उठाना होगा। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग फिर एक नए टॉपिक पर नेक्स्ट संडे को आएंगे, जिसमें हम लोग चर्चा क्या करेंगे कि प्रश्न के जो निर्देश शब्द हैं, प्रश्न में जो निर्देश दिए जा रहे हैं शब्दों को, उसको कैसे निर्देशन शब्द को कैसे लिखें, किस रूप से लिखें, सीमा उसकी क्या होनी चाहिए, उसका आकलन कैसे हम लोग करेंगे, और उसको किस रूप से मैक्सिमम आउटपुट तक ले जाए, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, या नेक्स्ट संडे को फिर से हम लोग करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।